बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ है। नहीं है तो कर लीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि आसपास मायूसी इतनी है, परेशानियाँ इतनी हैं, उसमें शायद आपकी एक मुस्कुराहट आपका भी और आपके साथ भी किसी का दिन थोड़ा सा अच्छा कर ले, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं भाई बड़े गम के दिन हैं, सैड डेज हैं पाकिस्तान में, हम सुबह इतने मुस्कुराते क्यों आते हैं। अगर सभी परेशान हो जाएंगे, अगर सभी उदास हो जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं से मुस्कुराहट कहाँ से आएगी। आई मीन कहीं ना कहीं से एक उम्मीद की किरण रहनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू। लेकिन बिल्कुल नहीं करती। जी बिल्कुल, इनके दिल की करीब सबसे खबर, अर्मिला हसन ने 3 दिन से जब इनकी मुसलसल रिजर्व पे चल रही थी गाड़ी की, उन्होंने कहा कि मैंने पेट्रोल नहीं डलवाना क्योंकि पेट्रोल कम होने वाला है ओगरा के मुताबिक। लेकिन नहीं, फिर मुझे याद आया कि मैं तो पाकिस्तान में रहती हूँ, यहाँ पे अच्छी खबर ऐसी नहीं मिल सकती। अच्छा, पेट्रोल कम नहीं हुआ, लेकिन वो पंजाबी वाला कम हो गया रात को और बढ़ गया। अच्छा, मैं खुश नहीं हूँ इस बात पे, मुझे बहुत गुस्सा है, लेकिन मजबूरी है कि मैंने शो करना है, मैंने हंसना है। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 2.07 यानी 2.07 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल की बात की जाए तो 2.99 रुपीज फी लीटर महंगा किया गया है, जबकि मट्टी का तेल 10.92 रुपीज फी लीटर महंगा किया गया है। जबकि महंगाई के सताए आवाम को बिजली के मजीद झटके देने के लिए नेपरा ने भी तैयारी कर ली है और बिजली की कीमतों में 4 रुपए 34 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। कीमतों में जो इजाफा है माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। और कराची के सारिफीन के लिए अच्छी खबर यह है कि जी फी यूनिट 3 रुपए 63 पैसे कमी की गई है, और कमी जो है जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की। लेकिन आपको पता है हमारे बिलों में एक मैजिक होता है। क्या? जब कीमत कम होती है ना तो वो बिल में नजर नहीं आती, जब बढ़ती है तो बिल 4-5 हज़ार रुपए बढ़ जाता है। ऐसे जैसे बिजली नहीं होती बिल फिर भी उतना ही आता है, यानी कि लोड शेडिंग के बावजूद बिल उतना ही आता है जितना लोड शेडिंग के बगैर आ रहा होता है। सो दिस इज हाउ इट इज। खैर, मुझे लगता है कि खबर सिर्फ पेट्रोल की कीमत में कमी होनी चाहिए, जब बढ़ रही है तो खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ बढ़ती ही तो है और हर बात लेकिन अवाम के दुखों का मुदावा कुछ ना कुछ होना चाहिए। हुकूमत पे शदीद तनकीद हो रही है। मुझे लगता है रात को फिर नवाज शरीफ साहब नाराज हो गए होंगे, क्योंकि उठ के चले गए होंगे। हाँ, उठ के चले गए होंगे, मुझे लगता है ऐसा। खैर, दूसरी जानिब जी मुसलसल आगाह रखे में आपको हमारी मैराथन चल रही है सॉर्ट ऑफ, जिस पे हम मुसलसल बात करें। ये जरा एक फुटेज तो देखें जी, जहाँ पे हम इतने ज्यादा दुखी हैं, यहाँ पे बैठकर मुसलसल हम बात करें, हमारे नुमाइंदगान ऑन फील्ड इतनी मुश्किल से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, सारा रहे हैं वहाँ पे, और यहाँ पे लोग अपने खवातीन कानों की बालियाँ और हाथों की रिंग्स उतार कर दे रही हैं, बच्चे अपनी जमा पूंजी दे रहे हैं, वहाँ पे उस इमदाद का जो टैक्स के पैसे से इकट्ठी हो रही है, ये हाल हो रहा है। ये बलूचिस्तान की फुटेज है रिपोर्टेडली। अगर कोई इसको और करेक्ट कर सके कि एग्जैक्टली ये कहाँ की है तो विल बी थैंकफुल। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये बलूचिस्तान की है, जहाँ पे हेलीकॉप्टर से सामान फेंका जा रहा है और वो सामान किसी के काम नहीं आ रहा, चूंकि वो थैला जब नीचे गिरता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो थैला फट जाता है और वो किसी के काम नहीं आता। और उसके बावजूद जो साहब ये वीडियो बना रहे हैं वो हाथ हिला रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात ये शुक्र अदा कर रहे हैं कि जी थैंक यू, आपने ये तो दिया। वो मिट्टी मिक्स सूजी और आटा इकट्ठा कर रहे हैं जो उसके अंदर है, और ये सूरत है। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। हम कल भी बात कर रहे थे कि प्लीज हमारे दिलों में खौफ खुदा लाजमी होना चाहिए कि अल्लाह ताला ऐसा बुरा वक्त, हाँ, उनका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल मुझे जिंदगी में ये चाहिए कि एक तो मैं उल्टा काम कर रहा हूँ और मैं उस पर वेव भी कर रहा हूँ कि ये मैंने बहुत शानदार काम किया कि मैंने इमदाद हेलीकॉप्टर से भेजी है। मेरा सवाल ये, मुस्कुरा क्यों रहे हैं आपके ख्याल में इतना? इनको क्या खुशी नीचे मनाजिर देख के हो रही है? एज सीएम केपीके, आई नो ये सब फोटोशूट के लिए जा रहे हैं इमरान, आई एम सो सॉरी, पर ये हमें बहुत एक बिटर रियलिटी है कि यहाँ पर जितने लोग हैं इनमें से शायद बहुत कम लोगों को एहसास होगा उन लोगों का जो इस वक्त इस मुश्किल में है, इस तकलीफ में है। अदरवाइज ज्यादातर लोगों को यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है या फोटोशूट कराना है। लेकिन स्टिल जी, हम बार बार अपने प्लेटफॉर्म से, क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म है, अल्लाह का शुक्र है कि हम आवाज़ उठा सकते हैं, तो प्लीज़ खुदारा ऐसे लोगों की जो इज्जत नफ्स है उनको भी मजरू ना करें, और साथ साथ अगर आप उनकी हेल्प कर रहे हैं तो ऐसी हेल्प करें जो उनके काम भी आ सके, ना सिर्फ आपके सिर्फ एक सेटिस्फाई लिए कि आप लोगों ने इमदाद कर दी, लेकिन उनको पहुंचनी भी चाहिए और बेहतर अंदाज में एक रिस्पेक्टेबल तरीके से पहुंचनी चाहिए। दैट्स व्हाट वी रिक्वेस्ट। हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जितने भी हल्के हैं, जिन जिन हल्कों की हम बात करें, केपी में जिसकी हुकूमत है, पंजाब में जिसकी हुकूमत है, जिस जिस जगह पे ये सैलाब आया है वहाँ पे लोग लिटरली उनको बुरा भला कह रहे हैं,
और कल जब इलेक्शन आएगा लोग भूल जाते हैं, मसला ये है, लेकिन इसकी कीमत तो बाहर इनको चुकानी पड़ेगी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है और मैं तो उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जो इतनी मेहनत से, इतनी मोहब्बत से अपने जमा किए हुए मेहनत के पैसे, चाहे वो 1000 रुपये है या 10,000 रुपये है, वो दे रहे हैं इमदाद के लिए। उनकी इमदाद का ये हाल कर रहे हैं ये लोग कि आप एक राशन पैक, जो एवरेज राशन पैक एक 5 से 6 हज़ार रुपए का बनता है इस वक्त महंगाई की सूरत हाल के अंदर, आप उसको ऐसे फेंक रहे हो, वो किसी के काम का नहीं है और आप सिर्फ को दिखाने के लिए कि हाँ हम आपको इमदाद दे रहे हैं। और ये कितने लोगों को मिल जाएगी इस तरीके से? इसमें मैं रिक्वेस्ट पर्सनली ये करूंगी कि आर्मी के जो कैंप्स हैं या जो दीगर एनजीओज हैं जिनको अंदाजा है कि इस इमदाद को किस तरह से बेहतर अंदाज में ट्रक्स में पैकेजेस की शक्ल में पहुंचाना है और लोगों को हैंड ओवर करना है, ना कि हेलीकॉप्टर से फेंकना है, आप उन जगहों पे देंगे। देखें जी, पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स हैं, ये जिस तरह से इमदाद को पहुंचा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे पाक आर्मी ने कैंप्स लगाए हैं। आप वहां जाएं, अपने जो भी आप इमदाद करना चाहते हैं उसको दें ताकि प्रॉपर तरीके से ये इमदाद पहुंचे। मुझे लगता है ये काम हुकूमती, ये सरकारी सतह पे इतना खराब हो सकता है क्योंकि यहीं पे काम को टाला जाता है। अदरवाइज अगर आप अलखिदमत की बात करें, वो लोग इतने प्रोफेशनली जाके तकसीम कर रहे हैं। इसी तरीके से हम पाक आर्मी की बात कर रहे हैं, कुछ और भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि बड़े तरीके से जाके लोगों की इज्जत नफ्स को मजरूह किए बगैर उनको हेल्प कर रही हैं। और आपके इस पैकेट से कितने दिन गुजर जाने उस शख्स के जिसके 8 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं, उसके तो 4 दिन नहीं गुजरने से, और उसके बावजूद आप ये ज़ाया कर रहे हैं। और लोग मिट्टी से, लिटरली लोग मिट्टी से आटा इकट्ठा कर रहे हैं और सूजी और चीनी इकट्ठे कर रहे हैं और उस पर भी वो इसलिए बेचारे शुक्र अदा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने को नहीं है, वो बिलक रहे हैं, उनके पास पीने को पानी नहीं है। कुछ ऐसी फुटेजेस हमने कल देखी जिसमें एक बच्ची खाली बर्तन में से प्रिटेंड कर रही थी खाना खाने के लिए, और दीगर इस तरह की फुटेजेस हमारा सोच के देख के दिल खराब हो रहा है। हम अनफॉर्चुनेटली इस जगह से यही आवाज़ उठा सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि आप लोग हेल्प करें, लेकिन हेल्प करने वाले लोग इस तरह से ना करें। खुदारा ये बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन है इस मुल्क के अंदर और उसको प्लीज़ बहुत बेहतर अंदाज में हम सबकी एज ए नेशन भी जिम्मेदारी है कि उसको बेहतर अंदाज में करें। इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये पूरी दुनिया, इंडिया की हम बात करते हैं, हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? एक जानिब दुनिया की सेलिब्रिटीज पाकिस्तान के लिए ट्वीट्स कर रही हैं कि पाकिस्तान में इतना प्रॉब्लम है, और दूसरी जानिब हम इस तरह की मिसालें दे रहे हैं। हमारे सेलिब्रिटीज, हमारे जितने भी पब्लिक फिगर्स हैं, उनको जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ सोशल मीडिया पे इस वक्त पोस्ट ना करें जिससे ये तासुर जाए कि हम पूरी कौम गम में नहीं है। अगर दुनिया आपको आपके साथ हमदर्दी दिखा रही है तो इस हमदर्दी को नजर भी आना चाहिए आपके अंदर, और इसकी जरूरत है इन लोगों को जिनकी तादाद करोड़ों में इस वक्त घरों से बेघर हैं। हमारा काम बात करना है, हम कर सकते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसा वाकया ना हो। जिन्होंने किया है उनसे पूछा भी जाए, चूंकि हेलीकॉप्टर है, पता चल जाएगा कौन कर रहा था, ये उनसे पूछा जाए कि उन्होंने ये क्यों किया है, ये हरकत क्यों की है उन्होंने। और अल्लाह ताला ऐसी मुश्किल वक्त किसी के ऊपर ना लाए, और ये जो तमाम तो लोग मुश्किलात का शिकार हैं, इनकी मुश्किलें हल हों और हमें तौफीक दे कि हम इनकी मुश्किलें कम करने में इनका हाथ जो कहने बटा सकें, उनकी मुश्किलें बढ़ाएं ना। जी, सैलाब के हवाले से ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं और ये फुटेजेस और ये सिलसिला तो साथ साथ जारी रहेगा, हम अपील भी करते रहेंगे। लेकिन जो सैलाब से नुकसान हो रहा है, बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान तो हुआ है, और मुस्तकबिल में जो सैलाब की संगीन असरात है वो भी सामने आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। यहाँ सवाल ये होता है कि जी पाकिस्तान में जो तूफानी बारिशें हैं और सैलाब इतने तबाहकुन क्यों होते हैं? आलमी सतह पर मुख्तलिफ स्टडीज़ भी हो रही हैं, कई रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं, और द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जो तबाहकुन सैलाब की वजह पहाड़ों से बहने वाले पानी की रफ्तार, दरियाओं और डैमों की गैर मुतवक्के तबाही और मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं। लेकिन यहाँ ग्लोबल वार्मिंग और आलमी दर्जा हरारत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान में 2010 के सुपर फ्लड को भी आलमी दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह करार दिया गया था। अगरचे दर्जा हरारत 1 सेंटीग्रेड में इजाफा होता है, लेकिन उससे 5% ज़्यादा बारिश होने का इम्कान होता है। हालांकि अगर हम दुनिया में बात करें तो आबो हवा पर असरअंदाज होने वाली जो जहरीली गैसेज हैं, उनके अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% भी है। बिल्कुल, पाकिस्तान उन ममालिक में नहीं है जो कि इसका अमल का हिस्सा है, लेकिन उन ममालिक में ज़रूर है जो इसका शिकार हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करें तो इससे कैसे बचा जा सकता है, इन नुकसानात को कम कैसे किया जा सकता है? पाकिस्तान ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अंदर दुनिया में मुतासरा मुल्कों की लिस्ट में बज़ाहिर तो 5वें नंबर पे है, लेकिन आबादी का अंदाजा लगाएं तो शायद पाकिस्तान नंबर 1 पे है। फिजी की वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में ज़्यादा मिकदार में कार्बन खारिज करने वाले ममालिक पर शदीद तनकीद भी की है, और ये बनती भी है, जो कि इससे बराह रास्त पाकिस्तान जैसे और जो दीगर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो मुतासर हो रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है इसी हवाले से, डॉक्टर अहमद अली गुल साहब ने जापान से डिज़ास्टर मैनेजमेंट में डॉक्टरेट की है। माहौलियाती तब्दीली हो, ग्लोबल वार्मिंग हो,
सैलाब हो, फ्यूल ट्रांसपोर्ट, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर आपका अबूर है, आप पढ़ाते भी हैं, आपकी रिसर्च भी मौजूद है इसके ऊपर। और जापान और बांग्लादेश समेत कई ममालिक में आपने चूँकि काम भी किया, तो हमने कहा कि ज़रूर इनसे बात की जाए। इस वक्त UNP में डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर में बतौर डायरेक्टर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सो अपने गुल साहब को मधु किया, आज हमने सोचा कि ज़रा इनसे एक सेशन किया जाए। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आपको गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। थैंक यू वेरी मच। और अनफॉर्चुनेटली आपका सब्जेक्ट ऐसा है कि वो किसी बहुत अच्छे मौके के ऊपर पाकिस्तान जैसे मुल्क में उस पर बात नहीं हो सकती, लेकिन वी आर ब्लेस्ड टू हैव पीपल लाइक यू जो एटलीस्ट ऐसे ब्रेन्स हैं जिन्होंने इस पर काम किया है, जो समझते हैं ये फिनोमिनन है क्या, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है क्या, ये जिस तरह की सूरत हाल हम सामने हमारे है इसको लेकर। जो इस वक्त करंट सूरत हाल है, जिसमें आपने बहुत फुटेज भी दिखाई, एक्सप्लेन किया कि इस वक्त एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जिसमें हमारे मिलियंस में लोग हैं, करोड़ों में लोग हैं जो सब इफ़ेक्टेड हैं। और ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इस सफरिंग को कम करने के लिए ऑफ कोर्स हम मोबिलाइज़ कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सिविल सोसाइटी, NGOs तमाम इस वक्त मोबिलाइज़ कर रही हैं। वी आर ट्राइंग टू हेल्प दोज पीपल जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, और उनका ये इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन और आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक भी से पहले बताई कि ये हम अक्सर सुनते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्रीन हाउस गैसेस की जो कंट्रीब्यूशन है उसमें हमारी परसेंटेज या कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, लेकिन जो उसके इम्पैक्ट्स हैं उसके अंदर हम टॉप 10 उसमें आते हैं कंट्रीज में। लेकिन दिस सॉर्ट ऑफ क्रिएट्स अ विक्टिम माइंडसेट कि जी हम तो विक्टिम्स हैं क्लाइमेट चेंज के, वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस विक्टिम माइंडसेट। क्योंकि अगर हम इस तरह इस माइंडसेट से निकलेंगे नहीं तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हमने अपने आप को लॉन्ग टर्म में बचाना कैसे। अगर आप उस लिस्ट में बाकी ममालिक को देखें तो ज़्यादातर स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, जिस तरह फिजी हो गया या बारबेडोस हो गया, इस तरह के कंट्रीज़। लेकिन बांग्लादेश भी है उसमें, पाकिस्तान भी है, और बांग्लादेश ने रिसेंटली अपने आप को इसमें बहुत उसमें बेहतरी लेके आया। उसने GCF की फंडिंग भी इस्तेमाल की है, उसने अपने आप को रिजिलियंट बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। और रिसेंटली जो वहाँ पे एक 2 साल पहले 2020 के अंदर जब कोविड भी आ चुका था, वहाँ पे एक लार्ज स्केल हरिकेन आया एंड दे वर फेसिंग अ ह्यूज चैलेंज। एक साइड पे कोविड है और एक साइड पे इतना बड़े स्केल का हरिकेन है, लेकिन उससे जो एक्सपेक्टेड जो उसका इम्पैक्ट था, जितनी जो उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी डेथ्स हो जाएंगी और इतना नुकसान होगा, उससे बहुत कम हुआ। बिकॉज दे हैव डन अ लॉट फॉर देमसेल्व्स, उन्होंने बहुत अपने आप को इम्प्रूव किया है। दे हैव इम्प्रूव्ड देयर गवर्नेंस, दे हैव इम्प्रूव्ड देयर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, दे हैव वर्कड विद दोज कम्युनिटीज़। उन कम्युनिटीज़ को साथ काम करके उन्होंने उनके घरों को, उनके शेल्टर्स को मजबूत किया है। एंड दैट्स द सेम थिंग जो हमें करने की जरूरत है। डॉक्टर अहमद, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने जिस तरह से जापान की एग्जांपल दी, ओवरऑल वैसे भी अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म तो क्या शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स भी नहीं है। हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली उस तरह से फॉर द टाइम बीइंग भी अकोमोडेट नहीं, हमें रिलीफ, रेस्क्यू और इन चीज़ों में इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ किस तरफ जाएंगे। अच्छा, ये बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात है। हमारे यहाँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट बहुत अरसे से 1950s के अंदर हमारी नेशनल कैलामिटीज़ एक्ट थी, जिसके अंदर जो आफत आ जाती है एक रिस्पॉन्स सेंट्रिक माइंडसेट है बहुत पुराना सा, जिसमें जब आफत आ जाती है रिलीफ कमिश्नर बनता है, वो लोगों की केयर के लिए, रिलीफ गुड्स की डिस्बर्समेंट के लिए जब जो अफेक्टेड एरिया है उसको डेजिग्नेट करके वहाँ पे काम करता है। लेकिन 2010 के अंदर जब हमने NDMA भी बन गई और उसका नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट आ गया और उसका एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया पूरे मुल्क के अंदर, अभी तक हम उस माइंडसेट से नहीं निकले कि हमने इंतज़ार करना है कि कुछ हो जाए और फिर उसके लिए हमने फिर रिलीफ करना है, रेस्क्यू करना है लोगों को और उनकी रिलीफ एक्टिविटीज़ करनी है। हालांकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सारा फोकस जो है वो पहले से है, पहले होता है, प्री कि हम किस तरह उसको आना ही ना दें। जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग इवेंट्स हैं, जिस तरह के ऑलमोस्ट एक एनुअल सरप्राइज बन गया ना कि हर साल हम एक्सपेक्ट करते हैं। हमारे मेट ऑफिस की रिपोर्ट कल आपकी नज़रों से गुजरी होगी, जी, उन्होंने कहा है कि अब ऐसे इवेंट्स जो है वो फ्रीक्वेंट होंगे और हर साल होंगे और हर मौसम इतना ही सख्त होगा। Exactly. So we can't hide behind the fact कि oh these were very heavy rainfalls. This was an unprecedented event. Usually आप politicians को ये सुनेंगे कहते हुए, बिकॉज वो एक रिस्पॉन्स सेंट्रिक माइंडसेट को प्रमोट करते हैं। उनको ये बेहतर लगता है कि हम जाएं, हम लोगों को रिलीफ उस तरह दें और उसके अंदर वो दे एक्ट लाइक हीरोज। बट वी हैव टू केयर आउट ऑफ दिस माइंडसेट। हमने उसको इस तरफ देखना है कि हम क्लाइमेट चेंज के जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो कि अब एक स्टार्क रियलिटी बन चुके हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं और उसको हम किस तरह से
हाउ कैन वी मेक श्योर कि हमारी कम्युनिटीज़ उससे बच जाएं, क्योंकि डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट कम्युनिटीज़, अगर आपने देखा हो तो नॉर्दर्न एरियाज़ में फ्लैश फ्लड्स भी आ रहे हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स हैं, डेब्री फ्लो है, जो कि कई हमारे लोग ऐसे हैं जो कि ट्वीट कर रहे हैं जी फ्लैश फ्लड है, उसके अंदर बड़े बड़े बोल्डर्स साथ आ रहे हैं। दिस इज़ वेरी डिफरेंट। उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, किन कम्युनिटीज़ के लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनसे हम किस तरह बच सकते हैं, हर चीज़ का हल है। इट्स नॉट समथिंग न्यू। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अहमद अयूब खोसा साहब भी मौजूद है, जो कि बड़े वेटरन एक्ट और समाजी कारकुन भी हैं, वो सोशली बड़ा काम भी करते हैं, जो कि उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। और खोसा साहब ने एक वीडियो बनाई थी जो कि बड़ी वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों ने उसको देखा भी, और उसके साथ साथ ये कुछ काम भी बड़ा इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, जानवरों के हवाले से भी, एनिमल्स के हवाले से भी रिपोर्टली फाउंड, और बाकी इंसानों के लिए तो कर ही रहे हैं। अयूब खोसा, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच। एक तो मुसलसल हम देख रहे हैं जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, मैं तो अक्सर एक जुमला ये इस्तेमाल करता हूँ कि पहले ही कोई हाल नहीं था, और जो रही सही कसर थी वो मौजूदा सैलाब और बारिशों ने निकाल दी। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त बीइंग सिटीज़न फ्रॉम बलूचिस्तान, आप क्या सोच रहे हैं इस करंट सूरत हाल को देखते हुए, और आपके क्या ख्यालात हैं जो इस वक्त तबाही हुई है वहाँ पे, उसको लेकर? जी, मैं बहुत अच्छी गुफ्तगू सुन रहा था, और जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात हो रही है, ये आप ये देख लें। खैर बहरहाल ये बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू है, लेकिन हमने किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर रखा, या हम किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ज़ाहिर हम शायद उन 10 ममालिक में से हैं जो कि क्लाइमेट चेंज जो भी हो रहा है उसके हम शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश की बात हो गई कि बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा अपने आप को इस हवाले से मजबूत कर दिया, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर दिया है। हम तो अभी तक हमारे पास तो एक जो बोलान में एक पुल टूट गया जो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था, उसके जो रेल ट्रैक पे था, उसके बाद हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे। तो हमारे पास जो लोग थे वो तो बेचारे सारे कई सालों से यहाँ पे इस तरह की बारिश नहीं हुई थी, तो वो वाटरवेज पे बैठे हुए थे, उन्होंने वहाँ पे अपने घर बनाए। तो इस तरह की बारिश जो हुई तो उनके लिए तो इस मानसून में कोयटा और कोयटा के आसपास के लिए तो बहुत ही एक शॉकिंग था कि इतनी बारिश कभी भी नहीं हुई। सो बहरहाल, और दूसरी बात ये कि जो हमारे जो कैनाल सिस्टम है, खासतौर पर अगर मैं नसीराबाद डिवीज़न की बात करता हूँ, या हमारे जो सोबतपुर में और डेरा लयार में और डेरा मुराद जमाली में जो हमारा कैनाल सिस्टम है, वो इतना वीक हो चुका है कि हम उसके ऊपर कोई हमारी ध्यान ही नहीं है। इसी तरह से जो हमारा जेकावाद डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एग्जैक्टली यही सूरत हाल है। इस वक्त जो मैदानी इलाके हैं, जो मैदानी जो गाँव देहात हैं, वहाँ पे पानी नहीं निकाला जा रहा। तो मेरी जो NDMA है या प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनसे मेरी दस्तबस्ता दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते आप गाँव से, देहातों से, लोगों की ज़मीनों से पानी तो ड्रेन करें। उनके पास ये मशीनरी तक नहीं है कि वो पानी निकाल सके। लोग अभी तक सड़कों पे पड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनके पास आटा लेकर आए, इंतजार कर रहे हैं कोई उनके पास घी लेकर आए, कोई चावल लेकर आए, कोई दाल लेकर आए, या कोई टेंट लेकर आए। लेकिन जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्या कर रही है, जो हुकूमतें हैं वो क्या कर रही है? अयूब खोसा साहब, आप देख लें इस वक्त, आप चूंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव हमें नजर भी आए, हम चाहेंगे कि आप हमें बताइएगा कि जिन जिन इलाकों में आपने गए, वहाँ पे सूरत हाल, जैसे आपने कहा गाँव में पानी खड़ा है, रिलीफ रेस्क्यू के उस तरह से उन लोगों को इंतजार है कि कोई उनको खाना पहुँचाए, दीगर मामला, ये किन इलाकों की आप स्पेसिफिकली बात करें? वैसे तो ओवरऑल ही हमें पता है कि वहाँ पे जो सूरत हाल है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, बहुत ही खराब है। उन इलाकों के हवाले से भी बताइएगा। देखिए, मैं खास तौर पे अगर मैं फोकस्ड हूँ या अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो डिस्ट्रिक्ट लसबेला है, डिस्ट्रिक्ट सोबतपुर है बलूचिस्तान का, और जैकाबाद डिस्ट्रिक्ट है। ये मिसाल ये समझ लीजिएगा कि मेरा, क्योंकि बेसिक मेरा ताल्लुक ही इन्हीं इलाकों से है। वहाँ पे जो इस वक्त सूरत हाल है वो तो डिजीजेज निकल रही हैं, लोगों के ऊपर वाटरबॉर्न डिजीजेज हो रही हैं, उसके लिए कोई मेडिकल, कोई मेडिसिन, कोई ऐसा की चीज़ें नहीं आ रही। लोगों के माल मवेशी मर गए, आप यकीन कीजिए लोगों के माल मवेशी वहीं पे पड़े हुए हैं। अब जाहिर उनकी बीमारियां फैलेंगी, लेकिन अब आपने लोगों को पैरों पे खड़ा कैसे करना है? आपने उनके घरों को, बेशक ठीक है, आप फिलहाल फौरी तौर पे तो आप ये कर सकते हैं कि उनके सारे मड स्ट्रक्चर्स हैं या उनके जो ब्रिक्स हैं वो सारे मड के साथ वो लगाते हैं, उसी तरह से बनाते हैं। आप कम से कम ये तो कर सकते हैं। अगर आप 10,000, 12,000, 15,000, आजकल 18,000 रुपए के सुना टेंट मिल रहे हैं, तो आप बजाय उसमें ये करके आप लोगों को जाके उनको लेबर दे दें, उनको पैसे दे दें, ताकि वो उसी स्ट्रक्चर पे दोबारा खड़े तो हो जाए। प्लानिंग तो दूर की बात है कि लोगों को कहाँ सेटल होना चाहिए, पानी का सिस्टम कैसे होना चाहिए, कैनाल सिस्टम कैसे होना चाहिए। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो गया टोटली। मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट डिवीजन नसीराबाद की बात कर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट जैकाबाद की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे तो आपका एग्रीकल्चर सब तबाह हो गया। आप उन लोगों को कैसे दोबारा पैरों पे खड़ा करेंगे? कोई प्लान है,
कोई असेंबली में कोई किसी बात पे कोई प्लान हो रही है जो हमारे बहुत ही जो बड़े बड़े जो साहब आप तो बहुत सारे सियासतदान ऐसे हैं, मैं जाती तौर पे जानता हूँ, आपके बड़े दोस्त भी हैं, आपको बुलाते भी रहते हैं, आपके साथ उठते बैठते भी हैं, और आपका एक बड़ा नाम और मकाम है बलूचिस्तान में। कम लोग हैं जो इतने मशहूर हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको बड़ा नाम दिया है। तो आपने कभी पूछा नहीं है अपने मकामी सियासतदानों से कि यार बलूचिस्तान हाउस की तो सारी पर्क्स एंजॉय करते हो, सेनेटर तो बन जाते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां तो चला लेते हो, लेकिन तुम्हारे मज़ारे और मजदूर हर दफा ऐसे ही मर जाते हैं। तो कभी आपने इनसे पूछा नहीं? अगर पूछा तो इनका कोई जवाब जो आपके पास हो? देखिए, हमारे जो अभी बहुत आप मुझे बिल्कुल उस तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन मैं उस तरफ जाना भी नहीं चाह रहा। लेकिन ये बताएं कि कोई भी जो इस वक्त बैठे हुए हैं जो या जिन्होंने, मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा, लेकिन आप उनके सर पे कुरान रखें कि वो किस तरह से सेनेट में पहुंचे, वो किस तरह से कौमी असेंबली में पहुंचे, वो किस तरह से प्रोविंशियल असेंबली में पहुंचे। तो उनके सर पे कुरान रखे। लेकिन अगर वो ये कहें कि जी हम कुरान नहीं उठाएंगे, वो पैसे दे के आ गए, तो जो पैसे दे के आएगा वो करेगा क्या? अच्छा, आप मेरे साथ रहें, चूंकि हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर साहब हैं, मैं जरा आपके मसाइल जो हैं बड़े जेन्युइन आपने कंसर्न्स रखे, और सारी बातें बात करेंगे तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं कोई हल निकलेगा। बलूचिस्तान की जो ज्योग्राफी है उसको देखते हुए, जैसे खोसा साहब ने हमें बताया भी और हमें मालूम भी है कि वहाँ पे मसाइल किस तरह के हैं, वहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी था लोगों के लिए इस तरह की एकदम से फ्लैश फ्लडिंग का हो जाना। शुरू कहाँ से करें डॉक्टर साहब? स्टार्ट कहाँ से करें जहाँ से हम लोगों का मदावा करना शुरू करें, रेस्क्यू एंड रिलीफ से हटके इसके बाद एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम देखें इस वक्त जिस तरह खोसा साहब कह रहे हैं कि वहाँ पे उनको हमें इनिशियल रिलीफ के लिए उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए कुछ हेल्प करनी होगी। और जिस तरह पहले भी जब सैलाब आते रहे हैं तो हुकूमत जो है वो कुछ इमदाद देती है, उसका एक पूरा डिस्बर्समेंट का निज़ाम है, वो PDMA कोऑर्डिनेट करती है, वो सारा हो जाता है। लेकिन वो उसको अभी प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी का दरिया के किनारे या किसी हिल टॉरेंट के बिल्कुल किनारे किसी का कच्चा मकान था, तो क्या उसको हम पैसे दें कि भाई उधर ही उसी को ठीक करके उसी तरह मिट्टी का जो घर है हम दोबारा उधर ऐसे ही होता है? ठीक है। सो हम क्या चाहते हैं कि वो उसी तरह अगले सैलाब में या अगली मानसून के अंदर वो उसी तरह इफेक्ट हो। हमें एक कंसर्टेड प्लानिंग चाहिए इन कम्युनिटीज़ को मदद करने के लिए कि ताकि जो हमारा ये रीबिल्डिंग का प्रोसेस है, वी आर बिल्डिंग बैक बेटर, नॉट जस्ट। ये NDMA का काम है प्लानिंग? ये डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट में होगा। NDMA जो है वो उसको डायरेक्टली कम्युनिटीज़ के साथ काम करने के लिए एक पूरा यानी उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। हमें वी हैव टू एक्टिवेट द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स और वी हैव टू इंगेज दोज कम्युनिटीज़। हम ये आउटसाइडर बन के उनके पास जाके इमदाद लेके चले जाते हैं, दैट डजंट कट इट। वी हैव टू वर्क विद दोज कम्युनिटीज़। हर कम्युनिटी के लेवल पे जो हैजर्ड्स उनको अफेक्ट कर रहे हैं वो फ़र्क हैं। जिस तरह यहाँ पे नसीराबाद के अंदर फ्लैश फ्लडिंग की हिल टॉरेंट्स की वजह से हर दफ़ा नुकसान होता है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे अफेक्ट हो रहे थे, सेंट मी वीडियोज़, और वहाँ पे 5-6 फुट पानी का जो रेला है वो स्वीप कर रहा है, और वहाँ पे कच्चे घर हैं जो कि हर दफ़ा बह जाते हैं, और उनके क्रॉप्स हैं, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोगों ने की हुई थी अपने क्रॉप्स के ऊपर, वो तमाम बह गए। यानी आप कह रहे हैं कि ओवरऑल वैसे भी हमें कम्युनिटी के साथ मिलकर वहाँ पे फॉर द लॉन्गर रन काम करने की ज़रूरत है। खोसा साहब, जिस तरह से अभी डॉक्टर अहमद भी कह रहे थे, आप भी एनवायरनमेंट के इशूज़ पे काम कर रहे हैं, सी लाइफ के हवाले से काम कर रहे हैं, अब किस तरह से जो इन कम्युनिटी या बलूचिस्तान को अगर स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि वहाँ पे हम हमेशा कहते हैं कि बड़ा निगलेक्टेड एरिया रहा है, उस तरह से उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता, किस तरह से आप भी जो काम कर रहे हैं इनिशिएट किया जा सकता है स्टेट लेवल पर भी, और उन लोगों को खुद से भी अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए कोई ऐसा तरीकाकार या स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए? देखिए, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करें, हमने वहाँ पे काफ़ी, हमारे बलूचिस्तान में बहुत सारे डैम्स बने हुए थे, ठीक है, इन बारिशों को पानी को स्टोर करने के लिए। उसमें ज़्यादातर डैम्स जो है वो बह गए, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप बात करते हैं कि जी डैम्स बनाना है, मिट्टी डालनी है, उसके ऊपर पत्थर रखने हैं, तो वो फिर ठेकेदारी सिस्टम में फिर वो जो परसेंटेज पे वो काम हो रहा होता है वो आप सबको इस बात का इल्म है, उसमें ज़्यादातर हमारे डैम बह गए। मैं कल था लसबेला में, वहाँ पे लोगों ने जो डैम बनाए हुए थे वहाँ पे उन्होंने ट्री प्लांटेशन की हुई थी। उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से कुछ डैम उन्होंने बचा के रखे, कुछ डैम वहाँ से उनके हाथों से निकल गए। हमने, हमारे पास ये पानी आया, चाहे बलूचिस्तान का हम अपर एरिया कहें चाहे लोअर एरिया कहें, हमने ये पानी जो हमारे पास आया इसको स्टोर कर सकते थे, लेकिन जो कि पानी हमसे ज़ाया हुआ, जानी नुकसान हुआ इसमें कोई शक नहीं है, माली नुकसान हुआ इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने इस पानी को बचाया कैसे? हमने वो बचा भी नहीं पाए। उस तरह से भी हमें नुकसान हुआ,
और इस तरह से भी हमें नुकसान हुआ। तो हमारे पास जो क्लाइमेट का मसला है, हमारे पास बहुत ज़्यादा इश्यूज है, क्योंकि बलूचिस्तान के हम अगर उस रीजन को देखते हैं, नॉर्थ रीजन को देखते हैं, या हम साउथ रीजन को देखते हैं, ग्वादर की तरफ और तुर्बत की तरफ और मकरान की तरफ, हमने वहाँ पे इस हवाले से कोई काम ही नहीं किया, क्योंकि हमने हमेशा आंखें बंद रखी। हमसे कोई पूछा ही नहीं, कि हमसे आज तक कोई नहीं पूछता कि आप कर क्या रहे हैं। अगर हम सियासी लेवल पे बातों को देखते हैं तो ज्यादातर हमारी सियासत पंजाब वाली बात हो रही होती है या सिंध की बात हो रही होती है, बलूचिस्तान को कोई भी नहीं पूछता। तो बात ये मैं कह रहा हूँ, बात ये कि जो जैसे डॉक्टर साहब ये बात कर रहे हैं कि आपसे लॉन्गर उसकी पॉलिसी की जरूरत है। आपको कैनाल सिस्टम क्या दोबारा आप अंग्रेज गोरे को बुला लें, मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ, दोबारा अंग्रेज गोरे को बुला लें, कहें कि खुदा के वास्ते दोबारा सड़कें हमारी बना लें, हमारा रेलवे सिस्टम ठीक कर दें, हमारा कैनाल सिस्टम ठीक कर दें। हमारे कैनाल के आसपास दरख्त हुआ करते थे जो कि हमने काट दिए, किसकी मिली भगत से काट दिए। जब आप वो दरख्त काटेंगे तो आपका कैनाल पे ब्रीचेज होंगे। दूसरा, हमारे पास जो MPAs है, जो हमारे पास नुमाइंदगान है, उन्होंने तो ब्रीचेज डाले हैं, उन्होंने अपने गांव को, अपने शहर को बचाने के लिए ब्रीचेज डाले, उन्होंने सड़कें तोड़ दी। तो जब इस तरह की चीजें होंगी तो कैसे काम आगे चलेगा? वही बात है, डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं, हम दोबारा आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, हम फिर इंतजार करेंगे कोई एक और बारिश आ जाए, कोई और मसला हो जाए, फिर हमारे लोग सड़कों पे बैठे होंगे, फिर हम कहेंगे कि जी खुदा के वास्ते हमें चावल दे दे, दाल दे दे, घी दे दे, लेकिन साहब यहाँ पे फिर सवाल ये भी तो है ना कि हल भी तो मकामी लोगों के जरिए ही निकलना है, जिन लोगों पे हमें भरोसा नहीं है। हमसे मुराद आप ओवैसी बलूचिस्तान के रहने वाले और हम बतौर पाकिस्तानी भी, जिन पे हम तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए सड़कें तोड़ दी और पानी को गरीब बस्तियों की जाने मोड़ दिया। और ये हुआ है, ये सिंध में भी हुआ है, ये पंजाब, साउथ पंजाब में भी हुआ है, ये बलूचिस्तान में भी हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे सवाल फिर ये उठता है कि हल भी तो इन्हीं लोगों के जरिए आना है, चूंकि ऐवानों के अंदर, इंटरनेशनल इदारों के अंदर रिप्रेजेंटेटिव भी तो यही लोग हैं। तो मैं आपसे सोल्यूशन अगर पूछूं, आपके माइंड में क्या आता है, इसका क्या हल निकालें? ये लोग तो वही रहेंगे, क्योंकि इससे पहले अगर वालिद साहब सेनेटर थे, वो चले गए, बेटा आ गया, वालिद साहब मिनिस्टर थे, अब बेटा आ गया, ये ऐसे ही चल रहा है नस्ल दर नस्ल। तो ठीक कैसे होगा ये खोसा साहब? देखिए, ये रेसिप्रोकल है। जो हम वोट देते हैं ना, हम वोट भी पैसे लेके ही देते हैं। हम वोट भी पैसे लेके देते हैं, हमसे जो वोट लेता है वो हमें पैसे देके वो जाके बैठ जाते हैं। जब हम अपने किसी मसले के साथ, जब हम किसी मसला लेके उनके पास जाते हैं, कहने के आप जाएं यहाँ से, आपने तो मुझसे पैसे लिए थे वोट के। तो जब ये इस तरह से आपका पूरा मुआशरा हमने इस तरह से बिगाड़ के रखा हुआ है ना, तो जब आप एक गरीब आदमी को कहेंगे जनाब आपके 5 वोट हैं, लीजिए ये पैसे, अब आप मुझे वोट दे, तो बोलेंगे चले ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग मुझे ये इतने पैसे मिल गए, मैं इसी को वोट दे देता हूँ। तो वो तो उससे सवाल कर ही नहीं सकता, न वो उसको जवाब देने। अयूब खोसा साहब, हम बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। डॉक्टर अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करें बलूचिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है, क्लाइमेट चेंज का इससे क्या ताल्लुक है और किस तरह के इकदाम होने चाहिए कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर इस तरह का कोई भी डिजास्टर आता है तो उसके लिए हम किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हमारी डिस्कशन जारी है। इस वक्त सैलाब की तबाहकारियां हर साल या हर दूसरे साल तो हो जाती हैं, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, कब हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे, कब हम इन लोगों को बचाएंगे या ये इल्म देंगे, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा ब्रेक पे जाने से पहले कि अगर दोबारा उसी दरिया के किनारे कच्चे मकान में उनको बसा देंगे तो दरिया तो फिर बहा के ले जाएगा। तो इसकी प्लानिंग कैसे होगी? डॉक्टर साहब, खोसो साहब ने भी बड़े इंपॉर्टेंट नुकात उठाए और बलूचिस्तान के हवाले से बिलखुसूस, लेकिन ये मामला बाकी इलाकों में भी कुछ खास अच्छा नहीं है। साउथ पंजाब में भी, जैसे कि मैंने कहा, केपी की कुछ इलाकों में, और केपी में सवात वगैरह के इलाकों में तो कमर्शियल ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हुई थी जो कि दरिया बुर्द हो गई। तो आप इसका सोल्यूशन आप क्या देखते हैं? और अब जैसे कि मैंने कहा, कहाँ से शुरू करें? क्या सिर्फ पेपर वर्क या पहले हमने कुछ किया है 2010 के बाद, उसको फर्दर आगे उसको आगे लेके चलें? आई हैव अ फीलिंग कि हमने बहुत सारी चीज़ें 2010 के बाद करने की कोशिश की और कई चीज़ें कागज़ों तक महदूद रह गई हैं। जिस तरह एक DRR चेकलिस्ट है, बड़ी एम्बिशियस तरीके से डिज़ाइन की गई। उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होंगे वो पहले ये इंश्योर करेंगे कि पहले जहाँ पे ये डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो रहा है, लेट से कोई हाईवे बन रही है या कोई शहरों के अंदर हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम कहें कि यहाँ पे किस तरह के मसाइल हैं, यानी किस तरह के सैलाब या कुदरती आफात हो सकती हैं, और उसमें क्या हम उसको उससे बचने का हमारा कोई प्रोग्राम है या उसमें प्लानिंग की गई है, या फिर जो भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं या कोई इंटरवेंशन हो रही है, क्या ये उसको मज़ीद ख़राब तो नहीं कर देगा? ठीक है। तो इस तरह की जो प्लानिंग है वो कागज़ों पे तो की गई, लेकिन उसके बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, आई बिलीव कि उसके अंदर उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और उसको एज जिस तरह इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होती है, रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लगाया रिपोर्ट के, और बस जी हम इसको चलाएँ।
रात गई बात गई। तो वो जो माइंड सेट है, अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू चेंज दैट। और ये कुछ सिस्टमिक इश्यूज हैं हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस के, जिसके अंदर हमने ये चेंजेस करने हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो एक रियलिटी है। हमें नजर आ रहा है कि जिस तरह के हम एक्सट्रीम इवेंट्स अभी देख रहे हैं, दे आर गोइंग टू बिकम मोर फ्रीक्वेंट, आते जाएंगे। इसी तरह तकरीबन हर साल डिफरेंट इंटेंसिटी के इवेंट्स अभी हम देख रहे हैं हमारे शहरों में, कराची में, रावलपिंडी में नाला लई का भी इवेंट हुआ, और उसके साथ डिफरेंट एरियाज में हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। सो वी हैव टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन विद और इसको एक नेशनल पॉलिसी के तौर पे लेके चल रहे हैं, हंगामी बुनियाद। ठीक होगा अयूब खुर्शीद साहब, चूंकि जिस तरह से डॉक्टर अहमद भी अभी हमें एक सॉल्यूशन के तौर पे सजेशन दी, लेकिन स्टिल हम, चूंकि आप वहाँ पर हम देख रहे थे, कुछ वीडियोस भी आ रही थी, हम चाहेंगे एंड पे, चूंकि वाइल्ड लाइफ को लेकर आप बड़ा काम कर रहे थे, वहाँ पर मुख्तलिफ वीडियोस हमने देखी जानवरों को बचाने के हवाले से, कुत्तों को बचाने के हवाले से। सो आपका ये भी एक बड़ा, एक बहुत अच्छा ह्यूमैनिटी के लिए मैसेज है कि जहाँ हम इंसानों की जानों को बड़ा फोकस किए हुए हैं, वहाँ पर ये भी इंसानियत का एग्जैक्टली सी लाइफ पे बहुत काम है। इस हवाले से भी बताएं। देखिए, हमारी एक एसोसिएशन है जिसमें हमारे बलूचिस्तान के बहुत बड़े बड़े नामवर लोग उसके साथ मौजूद हैं। हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकें। हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो एक महदूद रह गया है, एक वाइल्ड लाइफ जो है उसकी प्रोटेक्शन के हवाले से बात करें। हम अपनी सी लाइफ के ऊपर बात करें, क्योंकि हमारे पास जो ट्रॉलर्स वहाँ पे आके काम कर रहे हैं, जो फॉरेन ट्रॉलर्स हैं, वो तो हमारे सी बेड को ही उखाड़ के लेके जा रहे हैं। तो हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, अपने कल्चर को सेव करने की बात करते हैं, हम अपने टूरिज्म को प्रमोट करने की बात करते हैं। लेकिन जहाँ पे ये इसके हवाले से बात अगर हम करते हैं, तो ये तो एक लॉन्ग टर्म और उसके हवाले से बात होगी। जाहिर है, जैसे डॉक्टर साहब जैसे एक्सपर्ट लोग हैं, वही हमारी रहनुमाई करेंगे कि हम एक प्रॉपर अंदाज में काम कर सकें और लोगों को अवेयर कर सकें। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों के पास इस बात का वो नहीं है। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, वहाँ पे लोगों के पास ये अवेयरनेस आ गई कि अपने वाइल्ड लाइफ को कैसे वो प्रोटेक्ट करें, कैसे उससे अपनी इनकम को जनरेट कर सके। तो हमारे यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात ये मैं करना चाहूँगा, सियासी तौर पर मैं ये करूँगा कि हमारे पास जितनी पार्टीज हैं, जब उनके अपने मसले मसाइल होते हैं, तो फिर वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। अब ये एक कौमी इशू बन चुका है, ये एक कौमी अलमिया बन चुका है। इसके ऊपर बैठे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करें, और इंटरनेशनल जो आपके साथ नुकसान जिन्होंने आपको पहुंचाया है, जो आपके ओजोन को तबाह कर दिया है उन्होंने, उससे आप जाएं, उनसे आप जस्टिस लें, उनके पास जाएं कि वो आके आपकी चीजों को वो ठीक करें। क्योंकि अगर मैं सिगरेट पीता हूं तो नुकसान आपको भी हो रहा है, उसके जिम्मेदार मैं हूं, जिससे मेरे, आप नहीं पीते हैं सिगरेट, लेकिन मेरे धुएं से आपको नुकसान हो रहा है। तो उसका मैसेज, इसकी निशानदेही कौन करेगी? इसकी निशानदेही हमारे वो रहनुमा करेंगे जो कि बैठे हुए हैं असेंबली में, आप सही कह रहे हैं, को हेड करते हैं। साहब, आप जैसी जो आवाजें, एक तो सुन के बड़ा अच्छा भी लगता है कि अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, नाम दिया है, और आप अब अपने इलाके के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी जमीन के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आई थिंक ये इससे खूबसूरत और कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि आप जैसी और जो ताकतवर आवाजें हैं, वो अगर ऐसे ही आती रहीं, और हमारा प्लेटफॉर्म तो हम कोशिश करते हैं कि जितना भी हम अपना कॉन्ट्रीब्यूट कर सके इसमें जरूर हिस्सा हो, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जितने भी जिम्मेदारान हैं जी, अब तो खुदा का वास्ता है, अब तो 2022 आ गया है, बाकी ममालिक को देखें दुनिया कहां पहुंच गई है। नहीं, मैं एक बात, अभी आप उनको खुदा का वास्ता न दें, अब उनको खुदा का वास्ता न दें, आप अपने सिस्टम को फौरी तौर पे ठीक करें। जी जी, खुदा का वास्ते नहीं दें आप उनको, खुदा के वास्ते आप दे चुके हैं, आप उनके सरों पे कुरान रख चुके हैं, लेकिन कोई असर नहीं है। किसी ने मुझे कहा कि अगर हमें पता चल जाए कि जी 2 दिन के बाद क़यामत आने वाली है, तो हम जान नमाजों को भी महंगा कर देंगे। ठीक कह रहे हैं आप, That's so unfortunate। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये मुआशरा है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप से मिसालें बननी शुरू होंगी। जब टॉप से मिसालें बननी शुरू होगी तो उसका असर नीचे तक आएगा। तभी बेहतर होगा जब शुरू से ये चीजों को बेहतर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच अयूब खुसरो साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, और डॉक्टर अहमद अली गुल आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ईस्टर्न टॉपिक के ऊपर, ऑब्वियसली हम क्लाइमेट चेंज को लेकर बात कर रहे थे, इंशाल्लाह बात करते रहेंगे और आज की नशिस्त हमारी बड़ी प्रोडक्टिव गुफ्तगू के साथ रही, और हम कोशिश करेंगे इसको ऑन एंड ऑफ अपने शो का हिस्सा बनाएं, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वक्त के साथ साथ जिस तरह के डिजास्टर हम देख रहे हैं, ये आने वाले दिनों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, और इस पर हमें अभी से काम करने की जरूरत है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अच्छा, ब्रेक नहीं लेनी? चलें ऐसा करते हैं, हमने अभी ब्रेक नहीं लेनी। हम आपको सबसे पहले, हमारे पास एक ट्रिब्यूट है रहनुमा हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी साहब के हवाले से, वो हम पेश कर लेते हैं। चूंकि वक्त है तो वक्त का ज़रा फ़ायदा उठा लेते हैं ना। आज सैयद अली गिलानी साहब को हमसे बिछड़े 1 बरस बीत गया है। उन्होंने मकबूजा कश्मीर में बेमिसाल सियासी किरदार अदा किया। उनकी आज़ादी और अवामी हकूक़ के लिए जद्दोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। हम अगर उनकी खिदमात की बात करें तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे को सबसे पहले तो नहीं कहना चाहिए,
लेकिन अगर मुकम्मल तौर पे ऑन किया और हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है का नारा आपको याद होगा। अली गिलानी साहब रेजिलियंस की एक अलामत थे, एक निशानी थे। और हमें याद है कि जब पूरे कश्मीर को, वैसे तो अब भी भारतीय फोर्सेस ने बंद कर रखा है जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पूरे कश्मीर को भी जब बंद कर दिया जाता था उस वक्त अगर कोई आवाज़ वो खामोश नहीं करा सके, उन्हें जेल की सोबतें दी, घरों में नज़र बंद रखा, औलादों से नहीं मिलने दिया गया। और अली गिलानी साहब की वो शख्सियत है जिनकी मैयत उनकी फैमिली को नहीं दी गई, जिनको मरने के बाद भी कैद ही रखा गया, जो कि पाकिस्तान के झंडे में जिन्होंने दफन होना पसंद किया। उन्होंने भारतीय तसल्लुत के खिलाफ मुसलसल जद्दोजहद की। 1952 में इस्लामी जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से अपनी इस जद्दोजहद का आगाज़ किया, अपनी पार्टी तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर की बुनियाद रखी। इसके बाद वो ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो सरकर्दा तंजीम थी उसमें वो एग्जाम हो गई। और फिर सैयद अली गिलानी साहब को पहली बार 1962 में मसला कश्मीर उठाने के इल्ज़ाम में 1962 में पहली बार गिरफ्तार किया गया। उनकी ज़िंदगी का 12 साल से ज़ायद का जो अरसा है वो जेल के अंदर गुजरा। और जैसे कि इससे पहले हमने बात की कि जो एक नारा हुआ कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, सैयद अली गिलानी ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट का जो काला कानून था उसको सख्ती से अपोज किया, उसकी मुखालफत की। और भारतीय हुकूमत की जो मुख्तलिफ इस हवाले से साजिशें थी उसके खिलाफ मुसलसल सरगर्म रहे, पर्दा उठाते रहे दुनिया के सामने। और 1 सितंबर 2021 को नज़रबंदी में ही अपनी आखिरी सांसें ली, लेकिन पाकिस्तान की हिमायत और कश्मीरियों की आज़ादी की हिमायत को नहीं छोड़ा सैयद अली गिलानी साहब ने। द सिंबल रेजिलियंस, आप हिस्ट्री में हमेशा जिंदा रहेंगे, हमारा ट्रिब्यूट है और अल्लाह आपके दर्जात बुलंद करे। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो और अब बारी है हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें हम आपको मुख्तलिफ रंग पाकिस्तान के दिखाते हैं। और आज आपको दिखाते हैं शाहिया पहलवान दा खाड़ा। लाहौर की बात हो रही है ना, जो हमने कहा तो समझ आ गई होगी आपको। उफेरा हैं और दिखा रही हैं शाहिया पहलवान दा खाड़ा, दिखाते हैं आपको। नाज़रीन, लाहौर का जब भी जिक्र आता है तो इल्म, सियासत, तारीख के साथ साथ लाहौर के मज़ेदार खाने और पहलवानों का जिक्र भी सुनने को मिलता है। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के सबसे कदीम शाहिया पहलवान दे अखाड़े में। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि ये अखाड़ा जो है ये मुग़ल दौर से मौजूद है और मुग़ल दौर के जो बादशाह थे वो पहलवानों की सरपरस्ती खुद किया करते थे। लेकिन वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि गुर्बत के साथ साथ हुकूमत भी अब इनकी सरपरस्ती नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये खेल अब उस तरह से नहीं खेला जाता और ये अखाड़े अब उस तरह से आबाद नहीं हैं। तो आज हम आपको यहाँ पर सदियों पुरानी जो कुश्ती है, देसी कुश्ती जिसको कहा जाता है, उसके दावपेच बताएंगे और उसकी तारीख के बारे में बताएंगे। तो आइए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गोगा पहलवान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है बेटा। मुझे सबसे पहले तो इस अखाड़े की तारीख के बारे में बताएं, कितना पुराना है ये और किसने इसको बनाया था? ये बेटा अखाड़ा है 130 साल हो गए। 30 साल? पम्मा भलवान चूड़ीगर थी, अच्छा, उन्हें बनाया सी खाड़ा। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ 2 ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਨਵਾਬ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਮਸਾ ਭਲਵਾਨ ਹੋਇਆ। अच्छा, 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਖਾੜੇ। ਉਸ ਤੋਂ शाहिया पहलवान। शाहिया पहलवान आ गए, फिर ਉਹਨਾਂ ਦੇ कंट्रोल 'ਚ हो गया। और फिर उसके बाद इस अखाड़े का नाम शाहिया दा अखाड़ा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ शाहिया पहलवान खाड़ा। तो आपके वालिद के दौर में या आपके दादा के दौर में पहलवानी कितने अरूज पे थी? ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੜੀ ਰੂਜ ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦੀਕਾ ਭਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਨਣਾ ਕੋਲਿਆ ਸੀ 2 दिन। अच्छा, ਉਹਦਾ ਕਾਦੇ ਦਾ ਸੀ 9 फुट ਦਾ 10 फुट ਦਾ का ਸੀ। 10 फुट का पहलवान। मुझे ये बताएं कि मुगलिया दौर जो था उसमें पहलवानी को बड़ा पसंद किया जाता था, बड़ा अरूज था एक बड़ा तरह का। अरूज थी। तो आपके जो दादा के भाई थे उन्होंने तो ये अरूज देखा होगा। बिल्कुल। कोई किस्सा ऐसा, कोई ऐसा वाकया जो आप मुझे या मेरे देखने वालों को सुनाना चाहते हैं? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕੋਲੋਂ। मतलब वो खुद सरपरस्ती करते थे? ਆਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਭਲਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਨ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਣੇ, पेटियां देने। गांव में भलवान ਨੂੰ पेटियां मिलियां सोने दी। तो आपकी क्या रूटीन है? आप कितने बजे उठते मेरी हैं? रूटीन, मैं रात ਨੂੰ उठना जी 3 बजे, तैयर पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ के फिर नमाज पढ़ना वा,
शराब के शासन नफल पढ़ के फिर मैं खाड़े आई जाना। और अखाड़े में कितना टाइम देते हैं? खाड़े 10 बजे तक 4-5 घंटे देना सुबह। अच्छा, वैसे अभी अगर लाहौर की हम बात करें तो लाहौर में इस वक्त कितने अखाड़े हैं? इसके अलावा कोई 30-35 खाड़े होने लोग 35 हैं अखाड़े? बिल्कुल है। और वहाँ पे डेली बेसिस पे ऐसे ही कसरत की जाती है? कई खाड़े बंद हो गए ने, खाड़े सारे घुटते हैं, 2-2 4-4 बंदे आ ही जाते हैं। तो खर्चा बहुत हूँ, महंगाई बड़ी है, एक बंदे को कम से कम 1.5 बकरियां चाहिए जड़ियाँ मैं 2000 बिल्कुल रुपये। इसी तरह मैं आना चाहती हूँ। मुझे ये बताएं कि जो मुगल दौर था उसमें बादशाह पहलवानों के खुद से सरपरस्ती किया करते थे, लेकिन क्या अब रियासत या हुकूमत आप लोगों की देखभाल करती है या इस खेल की? साड़ी तो इतने कोई नहीं पाकिस्तान नहीं करती। साडा मियाँ यूसुफ सलोदी ने खाया इतने लामा कबाल का नवासा, शायद भी नाम सुना है मियाँ यूसुफ का, साढ़े नाल बड़ा तामन करता है। अच्छा, मैंने सुना ये जगह जो है यहाँ पे पहले अस्तबल हुआ करता था? इतने पहले अकबर बादशाह के इतने पहले घोड़े बजते सन। अच्छा, अकबर बादशाह का यहाँ पे अस्तबल था? तो इतने बरूद खाना से बरूद बनता सी अंग्रेज के टाइम में। मुझे ये बताएं कि जो पहलवान है, क्योंकि इनकी कसरत बहुत सख्त होती है और काफ़ी देर से ये लोग कसरत कर रहे हैं, तो खुराक भी ये लोग बहुत हैवी किस्म की लेते होंगे, तो खुराक में क्या क्या खाते हैं? खुराक सवेर ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾੜੇ ਆਣਾ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਿਓ ਕੇ ਲਿਆਈਦਾ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਦਮ ਨਾ ਚੜੇ ਜਾਂ ਬੇਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਮਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਲਿਆਂਦਾ और किस चीज़ का? ਬੇਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਉਹ ਦਮ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੰਦਾ अच्छा 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 अच्छा। ਕੋਈ ਮੱਖਣ ਲੈ ਆਂਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੀ ਲੜਨਾ ਵੱਡਾ ਭਲਵਾਨ ਬਣਦਾ 6000 सिटअप्स ਹਾਂਜੀ बैठ के, यानी 6000 ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਵਾਨੀ ਚ। और आप कितनी लगाते हैं? ਹੁਣ ਮੈਂ 1500 ਅੱਧੀਆਂ ਹੁਣ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹਨ ਅੱਧੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ। अच्छा, मैं अभी आपको देख रही थी, आप रोप भी कर रहे थे। ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਮੈਂ ਟੱਪਣਾ ਵਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਟੱਪਣਾ ਵਾ 1500-1600 ਰੋਜ਼। 1600? हाँ जी। अच्छा, मैंने सुना है यहाँ पे ना एक स्पेशल किस्म का आप बादाम का शरबत भी बनाते हैं, हाँ जी। तो वो भी आज बनाएंगे? बहुत घोड़ते पे ने बादाम, क्योंकि मैं सोच के आई हूँ कि मैंने आज वो शरबत पीना है यहाँ से। बादाम घोड़ते पे ने। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये अखाड़ा तैयार हो जाएगा तो अभी यहाँ पे कुश्ती भी होगी? अब कुश्ती भी होगी। चले नाज़रीन, अब जैसे ही ये अखाड़ा तैयार होगा तो यहाँ पर हम आपको कुश्ती दिखाएंगे और हम गोगा पहलवान से कहेंगे कि हमें कुश्ती के कुछ दाव पेच सिखा दें। लेकिन जी, पहलवान जो है वो अखाड़े में उतर चुके हैं और अब हम आपको कुश्ती का मुकाबला दिखाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं पहलवान साहब कि ये मिट्टी क्यों अपने जिस्म पे लगाते हैं? मिट्टी तेल लगता है ना, तेल नाल हथ नहीं पैंदा, मिट्टी लग गई तेल मिक्स हो जाता हथ पाई जाता। अच्छा, मैंने सुना है कि अखाड़े में उतरने से पहले बावजू होना जरूरी है, क्या ये सच है? अभी पाक बंदे अंदर जाता पुलिस जाकर सट लग जाएगी, पुलिस बंदे ने बर्दाश्त करता खाना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अखाड़े में जाने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है? ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਨੂੰਹ ਵੇਖੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿਆ ਵੇਖ, ਨੂੰਹ ਨਾ ਵੱਡੇ ਹੋਣ। और यहाँ पर कुश्ती का मुकाबला शुरू हो चुका है, आज भी तो ये कौन सा दाव किया है इन्होंने? हमारी पुट्ठी मारी उन्हें। पुट्ठी मार? हाँ पुट्ठी मारी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुश्ती में जीतता कौन है? ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਉਰਲਾ ਮਰਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਢਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। मतलब जिसकी पीठ जो है वो लग जाएगी जमीन पे, वो हार जाएगा? मारी कला जंग मारी। अच्छा, बड़े अजीब अजीब से नाम है यहाँ पे जो दाव यहाँ पे खेले जा रहे हैं। पहलवान जी, मुझे ये बताएं कि अगर कुश्ती शुरू करनी है तो किस उम्र में शुरू करनी चाहिए? कुश्ती बच्चे ਨੂੰ 10 साल ਦਾ ਖਾੜੇ ਵਾੜਨਾ, बिस्मिल्लाह 10 साल ਦਾ ਖਾੜੇ ਵਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा, 15-16 साल ਦਾ ਬੰਦਾ 18 साल ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ये दाव का बताएं मुझे, ये कौन सा दाव है? ਪੱਟ ਪਿਆ ਕੱਢਦਾ। अच्छा, ये दोनों ही जो है, किसी की भी पीठ जो है वो जमीन को नहीं लगी इस टाइम। अच्छा, कुश्ती में वो कौन कौन से दाव है जो नहीं करने चाहिए, जो मना है? ਬਾਂਹ ਚੜਾਣੀ, ਗੋਡਾ ਚੜਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦਾਬ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। क्या कोई पॉइंट्स वगैरह भी होते हैं? ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਗੱਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। जिसकी कमर जमीन पे लग डिग गई मैं कमर जमीन पे लग वो हार गई, गया। वो हार गया। और दूसरा जीत गया। आप दूसरा भावे घंटा लग गया, भावे 1 मिनट लग जाए। तो अभी कोई और भी ऐसा दाव है जो आप हमें दिखाना चाहेंगे? एक तो आपने दिखा दिया कि और बता भी दिया कि जिसकी कमर जमीन पे लग जाती है वो हार जाता है। मुश्किल तो बीमार लग वाड़ के लग भुआंग भी फाड़ धोबी जी, ये तो भी पटका धोबी है जी, बस्ता मार। नहीं जी, चल एक बे। और है बस्ता। बस्ता। अच्छा जी,
बाहरली बाहर बाहरली ए बाहरली है अच्छा जी, ए बाहरली आपका कौन सा फेवरेट दाव था? टाक वो तो जरा करवा के दिखाएं, हम भी देखें वो कौन टाक सा मारो दाव है। भाई, कौन मारेगा टाक? ए टाक बहुत जोर से गिरा है ये, तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पे तो नॉर्मल बंदा तो कुश्ती नहीं कर सकता ना। नहीं नहीं कुश्ती जो है वो सदियों पुराना खेल है और आज यहाँ पे कुश्ती का मुकाबला देखने के बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है और हमें चाहिए कि हम अपने जो अखाड़े हैं उनको दोबारा से आबाद करें। और मुझे साथ साथ खुशी भी हुई यहाँ पे छोटे बच्चों को देख के, एक 7 साल का बच्चा जो यहाँ पर आता है डेली बेसिस पे कुश्ती करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। मेरा पाकिस्तान आपने देखा और सितंबर चूँकि मौजूद है, जंग सितंबर के हवाले से मुख्तलिफ वाक़यात की बुनियाद पर हमारे पास कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो हमने आपको दिखाने हैं विजुअलाइज करके। उसी सिलसिले में आज आगाज़ करते हैं और दिखाते हैं आज क्या है आपके जमाने। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट सफ़र है शर्त का और इसमें वादी गिज़र के बारे में आपको बता रहे हैं। एक वादी है वहाँ पे, वादी फंडर, जो आप देखेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे। उससे खूबसूरत कम से कम मैंने तो कोई जगह नहीं देखी। देखिए जरा। वादी फंडर गिलगित से 184 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। लैंडस्केप के हवाले से फंडर पाकिस्तान भर के सियाहती मकामात से बहुत मुनफरिद है। फंडर में फन यानी फान ख्वार जुबान में हथेली को कहते हैं। फंडर एक ऐसी सरजमीन जो हथेली की मानिद हमवार है। पहाड़ों में इस कदर हमवार जमीन यानी मैदान का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बिलखसूस अगर आप गिलगित से आ रहे हो तो सैकड़ों किलोमीटर के पहाड़ों में सफर करने के बाद आप ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि एक मोड़ आएगा और अचानक सामने ताहद्दे नजर वसी मैदान नजर आएगा। खूबसूरत खेत होंगे और उनके दरमियान में इंतहाई सुकून से बहता हुआ दरिया होगा। रोड पे सफर करते हुए जब आप फंडर पहुंचते हैं तो सारी थकावट दूर हो जाती है। गिज़र रोड कोई अच्छी रोड नहीं है और गिज़र रोड पे सफ़र करते हुए न जाने आप मुसलसल ये क्यों सोचते रहते हैं कि पिछले 40-50 सालों में अगर उन दावों की फहरिस्त बनाई जाए जो कि सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से हमारे रहनुमाओं ने किए तो फहरिस्त शायद बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी। बहुत तवील फहरिस्त है उन दावों की। लेकिन मामला ये है कि किसी भी सियाहती मरकज़ या टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए जो सबसे बुनियादी तरीन चीज़ है वो सड़क है और गिज़र रोड कोई अच्छी रोड नहीं है। बहुत ही जिसको कहते हैं कि एक तकलीफ दे सफ़र तो है, लेकिन इस सफ़र के बाद जैसे ही आप फंडर पहुंचते हैं गाकूच और ग्रुपस से होते हुए और फंडर पर जब आपकी पहली निगाह पड़ती है तो सारी थकावट दूर हो जाती है। यहाँ पे एक पीस है, सुकून है, एक अजीब सा एहसास आपको जकड़ लेता है। एक खुनकी है, एक ठंडक है और हर चीज़ में इतना सुकून है कि आप
आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि पहाड़ों की जो दरिया होते हैं वो किस कदर गूंज पैदा करते हैं और किस कदर शोर पैदा करते हैं, लेकिन फंडर का तो दरिया भी ऐसा है कि किस कदर सुकून से बह रहा है, बहुत सुकून से। अमूमन लोग फंडर के दरिया की तस्वीर और वीडियोस को देखकर ये समझते हैं कि यकीनन ये फोटोशॉप का कमाल है, भला ये मंजर हकीकी कैसे हो सकता है। लेकिन यकीन जानिए, जो आपने तस्वीर देख रखी हैं, फंडर इससे भी आगे की सरजमीन है। फंडर इन तस्वीर से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। फंडर क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि फंडर क्या है तो आपके पास क्या जवाब होगा? अगर आपने फंडर देख रखा होगा तो शायद आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि शायद आपके पास कोई लफ्ज़ नहीं होगा, या शायद आप ये कहेंगे कि शायरों ने जितनी शायरी की है और अपने तख़य्युल की जो उनकी परवाज़ है, जिस कदर वो बुलंद परवाज़ कर सके हैं, उसका नतीजा या उसका आउटकम आपको फंडर की सूरत में शायद दिखाई दे। या एनिमेशन की दुनिया में जो फैंटेसी की मूवीज़ होती हैं, जिसमें डायरेक्टर जो है वो लैंडस्केप अपने तख़य्युल के हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज से तख्लीक करता है, शायद फंडर ये है। लेकिन फंडर इन तमाम चीज़ों से शायद आगे है, बहुत खूबसूरत है। शंदूर से उतरता दरिया फंडर में पहुंचकर मुनकसिम हो जाता है, इसलिए फंडर में आपको कई खूबसूरत जजीरे नजर आते हैं। फंडर के मैदान में तकसीम होने के बाद यही दरिया जैसे ही फंडर की इख्तितामी हुदूद तक पहुंचता है तो फिर से इकट्ठा हो जाता है। फंडर में 4 झीलें हैं, जिनमें सबसे बड़ी झील फंडर झील या फंडर लेक कहलाती है। दरिया और इस कदर झीलों को देखकर आप कह सकते हैं कि फंडर बुनियादी तौर पर पानियों की सरजमीन है, रंगों की सरजमीन है। कभी कभी तो फंडर किसी बच्चे की शरारत लगती है। ऐसे लगता है किसी बच्चे को ड्राइंग का काम दिया गया है और उसने अपनी मर्जी से दरिया खींचा है, उसने अपनी मर्जी से उसमें रंग कर दिया है। पहाड़ों के दरिया यूं तो शोर करते हैं, लेकिन उसने जब इस दरिया को बनाया तो उसको एक ऐसी झील की सी शक्ल दे दी। जब भी आप फंडर को दूर से देखते हैं तो आपको लगता है जैसे कोई बहुत ही लंबी सी झील है जिसमें पानी ठहरा हुआ है, बह नहीं रहा। ऐसा पुरसुकून और ठहराव वाला पानी इस पूरे मैदान में से होता हुआ नीचे जाता है और इस खूबसूरत नीलगू या सब्जी माइल पानी के गिर्द जो खेत हैं उनका मंजर कमाल है, कमाल है, जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। फंडर मुझे किसी बच्चे की एक ऐसी शरारत लगती है जो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड उसने अपने तख़य्युल की मदद से एक खूबसूरत सी ड्राइंग बनाई है। बिल्कुल यकीन नहीं आता।
टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं। वैसे तो सितंबर के मंथ के हवाले से बताएं, ऑब्वियसली इसका आगाज़ हो चुका है। बहुत सारे जो अमराज हैं उससे आगाही का महीना इसे कहा जाता है। इसमें ख़वातीन को लेकर, उनकी सेहत को लेकर स्पेसिफिकली ख़ास आगाही दी जाती है। और सितंबर का महीना जो है गायनोकोलॉजी, कैंसर से आगाही का महीना है। आज हम गायनोकोलॉजी के, वैसे तो बहुत सारे डोमेन्स हैं उसमें हम बात कर सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ ओवरिन कैंसर के हवाले से बात करेंगे। और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक हर 50 में से एक खातून को ये बीमारी लाहक हो सकती है और 50 से 80 साल की उम्र की ख़वातीन इसका ज़्यादा शिकार होती हैं। अगर इस कैंसर को खामोश कातिल कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वो कैंसर की फॉर्म है जिसकी तशख़ीस होने में या जिसके हवाले से अंदाज़ा होने में खासी देर हो जाती है। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आलिया अजीज़ मौजूद हैं, कंसल्टेंट हैं। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आलिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ऑब्वियसली ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ख़वातीन की सेहत को लेके। हम वैसे तो गायनोकोलॉजी कैंसर की बात करें, लेकिन हम ओवरिन कैंसर को डिस्कस करें तो सबसे पहले ये है क्या और इसके जो होने का ख़तरा है वो किस तरह से लाहक होता है? अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपने मुझे इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बोलने का मौका दिया। ओवेरियन कैंसर एक कैंसर की किस्म है जो अंडेदानी में होता है या ओवरीज में होता है। हर इंसान के, हर खातून के 2 ओवरीज होती है जो यूट्रस के 2 साइड पर होती है। इसमें अगर कैंसर डेवलप हो जाए तो उसे ओवेरियन कैंसर कहते हैं। खतरे में कौन होता है या कौन सी ख़वातीन है जिनको हो सकता है? अगर एज, मिडिल एज या उससे ज़्यादा हो, या आपकी क्लोज फैमिली मेम्बर्स में से किसी को ब्रेस्ट या ओवेरियन का कैंसर हो चुका हो। जब हम क्लोज फैमिली मेम्बर्स या रिश्तेदारों की बात करते हैं तो उसमें हम मदर, बहन, फुप्पी या खाला या नानी या दादी, ये सब इसमें शामिल हैं। अगर इनमें से किसी को ब्रेस्ट या ओवरी का कैंसर है तो उन ख़वातीन के लिए ये रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ जीन्स होती हैं जिनको ब्रेका जीन्स कहते हैं। ये ब्रेका जीन्स 1 और 2 होती हैं। अगर ये आपके ख़ानदान में पाई जाती हैं तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ आंतों का कैंसर भी इसमें शामिल होता है जिसको कोलोन कैंसर कहते हैं। ठीक है। तो और अगर खातून को एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी हो तो उनका ख़तरा भी बढ़ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इसकी अलामात क्या हैं? ऑब्वियसली हमने जब स्टार्ट में बात की तो बहुत सारी ख़वातीन को इस हवाले से आइडिया नहीं है। ज़रा आप थोड़ी सी सिम्टम्स हमारे साथ अगर शेयर कर लें ताकि खुदा न खास्ता कोई ऐसा सिम्टम हो जो फील हो, आप फिर उसके मुताबिक डॉक्टर से कंसल्ट किया जा सके। जी बिल्कुल। देखिए, इसमें जो आपने बात की कि ये साइलेंट किलर है, अब ये साइलेंट किलर नहीं कहलाता, क्योंकि ये हम सब बिलीव करते हैं कि ये सिम्टम्स देता है जो ख़वातीन पहचान नहीं पाती। जो सिम्टम्स ओवेरियन कैंसर की अलामत होते हैं उनको ये कह कर के ये आंतों का कोई मसला है या टेंशन है या नर्व्स हैं, ये कह के टाल दिया जाता है। बहुत से हमारी ख़वातीन खुद नहीं समझ पाती और डॉक्टर के पास जाती नहीं या डॉक्टर नहीं समझ पाती। तो ख़वातीन को ये आगाही बहुत ज़रूरी है। और जो सिम्टम्स जिन पर हमें तवज्जो रखनी है वो सिम्टम्स हैं कि फील होना कि पेट फूल रहा है, ब्लोटिंग जिसको कहते हैं, या आपने थोड़ा सा खाया और आपको लगा पेट भर गया है, या वज़न का कम होना, पेल्विक एरिया में या एब्डोमेन के एरिया में, पेट के एरिया में दर्द होना, या बार बार पेशाब के लिए जाना, बैक एक होना, ये सब अलामतें ओवेरियन कैंसर की अर्ली स्टेज पे अलामतें हो सकती हैं जिनको बहुत आराम से टाल दिया जाता है ये कह के कि ये पेट का मसला है या आंतों का मसला है और एसिडिटी का मसला है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सिम्टम्स अगर आपको हर रोज़ हो रहे हैं, यानी ऐसा नहीं कि महीने में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा होता है, आपको हर रोज़ ये हो रहे हैं और ये अभी अभी डेवलप हुए हैं, रीसेंट ऑनसेट है, ये नहीं कि भाई सालों से हो रहे हैं। नहीं, अगर किसी को रीसेंट डेवलपमेंट हुई है इन सिम्टम्स की या इन अलामात की और उसको रोज़ ये मसला हो रहा है, तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और मिनिमम जो हम ये कहेंगे कि इसमें डॉक्टर के मुआयने के साथ एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा लेना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब आपने सिम्टम्स के हवाले से बताया, इसकी तशख़ीस
ऑब्वियसली टाइमली तशखीस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी तरह का कैंसर हो। और आपने खुद भी पहले मेंशन किया कि ख़वातीन नॉर्मली उनको आइडिया नहीं होता, वो दीगर दूसरी बीमारियों के साथ इसको रिलेट या इशूज़ के साथ रिलेट करती रहती हैं। तशखीस के हवाले से और जो इसका ट्रीटमेंट है वो कितनी जल्दी या रिकवरी के हवाले से हम बात करते हैं कि अगर ट्रीटमेंट टाइमली शुरू हो जाए तो उसमें रिकवरी के चांसेस कितने होते हैं? देखिए, इसमें तशख़ीस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वही है कि अलामात पे तवज्जो दी जाए डॉक्टर की तरफ से, ख़वातीन की तरफ से। और जब ये डॉक्टर के पास जाएं तो अल्ट्रासाउंड करने में देर न की जाए। अल्ट्रासाउंड सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन है। इसके साथ एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको ट्यूमर मार्कर कहते हैं, उसको CA-125, ये एक प्रोटीन होती है जो ब्लड में आती है। तो एक ब्लड टेस्ट हमें बता सकता है कि ये जो इनको सिम्टम्स हैं ये ओवेरियन कैंसर की अलामत तो नहीं है। जब तशख़ीस हो जाती है तो फिर उसको और बारीकी में देखने के लिए CT स्कैन वगैरह कराए जाते हैं और उसके बाद इलाज का फैसला किया जाता है। जो इलाज है वो अगर अर्ली स्टेज में बीमारी पकड़ी जाए तो बहुत कामयाब होता है, और अगर स्टेज 1 और 2 में पकड़ा जाए तो 70 to 90% लोग मर्ज से निजात पा लेते हैं, क्योर हो जाते हैं। लेकिन अगर ये जो है वो देर से पकड़ा जाए, स्टेज 3 में जब ये फैल गया है, ओवरी से बाहर निकल गया है, तो फिर सर्वाइवल 10 to 30% रह जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना ज़रूरी है इन अलामात पे तवज्जो देना, जल्दी तशख़ीस करना और इसका इलाज जल्दी शुरू करना। ठीक है, तो डॉक्टर साहब बाकी जो कैंसर्स हैं उनकी तरह ही इसका इलाज महंगा भी है, एक्सपेंसिव है या? देखिए, इलाज महंगा ज़रूर है, लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो सर्जरी होती है। यानी ओवेरियन कैंसर वाहिद कैंसर है जिसमें सर्जरी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसका फैसला किया जाए कि सर्जरी पहले होगी या कुछ दवाई का इलाज देकर इस बीमारी को श्रिंक करने की ज़रूरत है। तो ये फैसला करने के लिए गायनोकोलॉजिक ऑन्कोलॉजिस्ट जो ट्रेंड होते हैं इस किस्म के कैंसर की सर्जरीज में, उनके पास जाना बहुत ज़रूरी है। एक नॉर्मल गायनोकोलॉजिस्ट को भी चाहिए कि ऐसे मरीजों को रेफर कर दे बड़े अस्पतालों में जहाँ पे लोग इस चीज़ के लिए ट्रेंड हो। जब ये फैसला हो जाता है तो फिर सर्जरी है। सर्जरी जाहिर है कि आपके पास चॉइसेस होते हैं आप कहाँ से कराते हैं, लेकिन अगर ये सर्जरी गायनोकोलॉजिक ऑन्कोलॉजिस्ट करता है तो मर्ज के लिए सर्वाइवल का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें जो नेचर ऑफ सर्जरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप सिर्फ यूट्रस और ओवरी निकाल के ये सर्जरी नहीं करते, इसमें और भी कुछ चीज़ें जो कैंसर में इन्वॉल्व हो सकती हैं उनको निकाला जाता है और ये इसकी कामयाबी की बुनियाद बनता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब आपने जिस तरह से कहा कि अगर ट्रीटमेंट टाइमली हो जाए तो इसमें रिकवरी के चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं, बट एट द एंड हम ये भी जानना चाहेंगे ऑब्वियसली कैंसर से रिलेटेड भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं या बहुत सारी बीमारियों की वजह से भी इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। तो क्या ये जो ओवरियन कैंसर है खुदा न खास्ता अगर ये किसी को है या कोई स्टेज ऐसी है जिससे ये दीगर बीमारियों की तरफ भी लेके जा सकता है? देखिए, कैंसर जाहिर है कि एक ऐसी चीज़ है जिसका इलाज करने में हमें सर्जरी और कीमोथेरेपी को भी इस्तेमाल करना पड़ता है। नॉर्मली ओवेरियन कैंसर में रेडिएशन नहीं इस्तेमाल होती, तो कीमोथेरेपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी खून की कमी, कमज़ोरी होना, ये सब वो चीज़ें हैं जिनका इलाज मुमकिन है। दूसरा, कैंसर की वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत हो जाती है, यानी इंसान की आंतें उस तरह काम नहीं करती जिस तरह करना चाहिए, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, ग़िज़ाइयात की कमी होती है, तो उनको सही किस्म की ग़िज़ा देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के कैंसर पेशेंट में पेट में पानी भरता है तो हम उनको हाई प्रोटीन डाइट लेने कहते हैं। प्रोटीन ज़रूरी नहीं कि आप गोश्त और मुर्गी खाएँ, आप अंडे से भी ले सकते हैं, आप दालों से भी ले सकते हैं। तो ये हम उनको तजवीज़ करते हैं कि और प्रॉब्लम से बचने के लिए अपनी ग़िज़ाइयत पे तवज्जो दें। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब एक और बात भी कि जो आपने कहा कि शुरू में हमने बात भी की कि एक स्पेसिफिक एज लिमिट होती है जिसके अंदर इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी ख़वातीन को गायनोकोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, चाहे वो ओवरियन कैंसर ना हो, बट इससे रिलेटेड भी ऑब्वियसली अब इशू हैं ऐसे जो इसकी तरफ लीड कर सकते हैं। प्रिवेंशन क्या हो सकती है कि हम अपनी ज़िंदगी में ख़वातीन और किस एज से वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना शुरू करें कि खुदा न खास्ता अगर उनकी फैमिली के अंदर इस तरह का कोई इशू है, क्योंकि आपने कहा कि फैमिली इशूज़ की वजह से भी हो सकता है, तो आप उस प्रिकॉशनरी मेजर या प्रिवेंशन के हवाले से क्या गाइड कर सकती हैं? देखिए, प्रिवेंशन के हवाले से कुछ चीज़ें होती हैं। जनरल प्रिवेंशन, आप अपना वज़न ना बढ़ने दें,
एक वज़न इसका एक रिस्क फैक्टर है। आप डायबिटीज़ ना डेवलप होने दें, अगेन उसमें आपकी डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। खाने में सब्ज़ी और फ्रूट का इस्तेमाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मीट ईटिंग को अच्छा समझा जाता है, जबकि हमें दिन में कम से कम 5 सर्विंग सब्ज़ी या फ्रूट की लेनी चाहिए। सलाद ज़रूर खाने में होना चाहिए। तीसरा ये कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको जेनेटिक एनालिसिस से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, जो तजवीज़ करते हैं कि आपका रिस्क इतना ज़्यादा है कि आपका एक टेस्ट हो और आपकी ब्रेका जीन को देखा जाए। ये टेस्ट भी अवेलेबल है खान में भी और दूसरे अस्पतालों में भी, जिनमें ये डिटरमिन किया जाता है कि आपके पास वो जीन तो नहीं है। अगर वो जीन है तो फिर आपको ये तजवीज़ किया जाता है कि जब तक ये रिस्क है, क्योंकि जब ये जो हेरिडिटरी कैंसर्स होते हैं फैमिली की तरफ से आते हैं, ये बहुत यंग एज में होते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, हम 25 साल की उम्र में ये कैंसर देख रहे हैं, जो कि नॉर्मली 50 साल में देखा जाता है। तो इन खवातीन को फिर हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे डालते हैं, फैमिली जल्दी कंप्लीट करने कहते हैं। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आलिया, बहुत शुक्रिया कि आप हमें इस हवाले से बात कर रही थी, क्योंकि सितंबर के महीने के हवाले से करें गायनोकोलॉजी कैंसर के हवाले से अवेयरनेस का मंथ है। इसके अलावा भी सितंबर में बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं। वर्ल्ड हार्ट मंथ कहा जाता है इसको, पीसीओज अवेयरनेस मंथ है, चिल्ड्रन कैंसर अवेयरनेस मंथ है और साथ साथ गायनोकोलॉजिकल कैंसर अवेयरनेस मंथ है। तो इस हवाले से हमने बात की ओवरियन कैंसर को लेके, क्योंकि खवातीन के अंदर इस तरह के मसाइल होते हैं तो उसकी प्रिवेंशन, इलाज और तशखीस के हवाले से और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है खवातीन को लेकर खास तौर पे, चूंकि हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई का रुझान कम है, स्पीक अप, डिस्कस करें इसको। कोई भी ऐसी चीज़ आप एबनॉर्मेलिटी अपने अंदर आप अगर फील करती हैं तो उसको डिस्कस करें, ताकि उसका इनिशियल स्टेजेस के ऊपर उसको क्योर किया जा सके। इससे पहले कि हम ब्रेक लीजिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारे पास दुनिया के मुस्तकबिल को लेकर हमने कहा शेयर करते हैं, देन वी गो टू द ब्रेक। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जिन लोगों को इंटरेस्ट है, इसकी जो इंडस्ट्री है, सनत है, तरक्की के साथ साथ इनकी जो बैटरीज का इस्तेमाल है वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसमें जो धातें इस्तेमाल होती हैं उनकी तलब में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में कैनेडियन एक कंपनी है जिसको बहर-ए-क़यानूस के नीचे पाई जाने वाली देहातों तक रसाई के मुतालिक तरक्की पजीर ममालिक में एक बेचैनी पैदा हो गई है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कैनेडियन कंपनी द मेटल्स को बहर-ए-क़यानूस की तह में पाई जाने वाली कीमती धातों को निकालने के लिए इस खास सी बेड तक रसाई दे दी गई है। ये धातें अमरीकी शहर सैंटियागो से 1500 किलोमीटर दूर बहर-ए-क़यानूस की सतह से 2.5 किलोमीटर नीचे पाई जाती हैं। पत्थरों की शक्ल में पाई जाने वाली इन धातों को इनमें कोबाल्ट है, तांबा है और निकल शामिल हैं और ये इतनी मिकदार में मौजूद हैं कि इनसे 28 करोड़ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज तैयार की जा सकती हैं। ताहम जो मुतल्लिका बैनुल-अक़वामी एजेंसी है सी बेड अथॉरिटी, उसकी जानिब से द मेटल्स कंपनी को इन तमाम देहातों तक रसाई की जो इजाज़त है मिलने से कई तरक्की पजीर ममालिक में बेचैनी की लहर दौड़ गई है, चूँकि उसूली तौर पर सी बेड अथॉरिटी को ऐसी धातों की कानकनी से मुतल्लिक मालूमात पहले तरक्की पजीर ममालिक को फराहम करना होती हैं। बहर-ए-क़यानूस में जो भी इन धातों के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें सब कुछ उल्टा नज़र आता है। इस अथॉरिटी ने द मेटल्स को इन धातों तक रसाई दे दी है। द मेटल्स कंपनी के 2024 के आखिर तक इन बेशकीमत धातों को निकालने के लिए वो चाहती है कि काम शुरू कर दिया जाए और कंपनी का अंदाज़ा है कि वो इसकी माइनिंग की बदौलत जो की जाएगी 25 साल में 31 अरब डॉलर की कमाई ये कंपनी कर लेगी। हम द मेटल्स की बात करिए इन धातों की वजह से। दूसरी जानिब समंदर की तह से इतनी बड़ी मिकदार में धातों को निकालने पर फ्रांसी सदर समेत कई माहौलियाती इदारों ने खदशात का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि धातों को उस वक्त तक ना निकाला जाए जब तक साइंसदान इसके माहौल पर असरात पर अपनी राय ना दे दें। सो दैट्स दी इंटरेस्टिंग स्टोरी इस वक्त। और अब आने वाला जो वक्त है वो यकीनी तौर पे वसाइल के ऊपर किसका इख्तियार होगा, इसकी जंग है। और ये वसाइल में से एक अहम वसीला है अगर हम इलेक्ट्रिक कार्स की बात करते हैं, चूँकि आने वाले वक्त में जो एनर्जी क्राइसिस आने वाला है उसको लेकर इसकी ज़रूरत वक्त के साथ बढ़ेगी। सो जिस मुल्क के पास ये है वो मुल्क ताकतवर है। सो ये ताकत की जंग भी है। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करते हैं कुछ क्रिकेट के हवाले से। भारत ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले में
मजमूई तौर पर हम अगर इसकी प्रोसीडिंग्स की बात करें तो भारतीय टीम ने कल हांगकांग को 40 रन से हरा दिया और सुपर 4 में जगह बना ली। 192 रन के जवाब में हांगकांग की टीम 152 रन पर ढेर हो गई। अहम मैच आज बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान इसी हवाले से खेला जाएगा। भारत ने हांगकांग को हराया और एशिया कप के सुपर 4 मरहले में जगह बनाई। दुबई स्टेडियम में यह मैच खेला गया। जी बिल्कुल वही दुबई स्टेडियम जहाँ पे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया खेला गया था, जहाँ पे ये टूर्नामेंट हो रहा है। असल में होस्ट टीम इसकी श्रीलंका है, लेकिन ये टूर्नामेंट हो यूएई के अंदर रहा है। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग की, 192 रन बनाए। रोहित शर्मा 21 और केएल राहुल 36 रन बनाने में कामयाब हुए। केएल राहुल पाकिस्तान के खिलाफ कोई रन नहीं बना पाए थे। विराट कोहली की फॉर्म भी वापस आती नजर आती है ऐसा लगता है, और उन्होंने 59 रन बनाए और अनबीटन रहे। दूसरी जानब सूर्य कुमार यादव स्काई, उन्होंने जारहाना इनिंग खेली, 26 गेंदों पर 68 रन दाग दिए एंड ही वाज ट्रेंडिंग एज वेल। कल 6 चौके और 6 छक्के भी उन्होंने लगाए। इस हदफ के ताक़ुब में कोई भी हांगकांग का जो बल्लेबाज है वो 50 तक नहीं बना सका। बाबर हयात जो थे वो 41 से अजीब नहीं लगता हांगकांग के बाबर और उन्होंने सिर्फ 41 रन बनाए। इसी तरह उनकी जो टीम है मुकर्रर ओवर्स में सिर्फ 152 रन 52 रन बनाकर आउट हो गई। चले जनाब, और सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार है सलीम साहब को हम खुशामदीद कहेंगे। सलीम साहब बहुत शुक्रिया, आपसे हमारी लास्ट तब बात हुई थी जब आप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच देखने जा रहे थे, उसके बाद बात नहीं हो सकी। तो चले आगाज कर लेते हैं उस मैच को जो आपने अपनी आंखों से देखा। क्या आपने देखा ये आंखों से देख के हारना कैसा लगा? मगर वो अच्छा मैच था और ऐसा क्लोज मैच था कि दिल नहीं चाह रहा था कि आप कोई क्रिटिसाइज करें, लेकिन जाहिर है हम लोग का तो काम ही यही है कि जो गलतियां हैं उनकी निशानदेही करें। आपने भी देखा होगा गर्मी वाकई बहुत है, और लेकिन जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं उनको जरा ख्याल रखना चाहिए अपनी फिटनेस का ज्यादा। आपने देखा होगा इंडियन क्रिकेटर्स को कुछ नहीं हुआ था, हमारे क्रिकेटर्स कोई टांग पकड़ के बैठा था, कोई कमर पकड़ के बैठा था। अगर ऐसा नहीं होता तो हम मैच जीत जाते हो, ये मैं आपको कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह मैच वो जीत सकते थे। लेकिन जो फिटनेस थी उस चीज से हम मार खा गए थे। हमें स्लो ओवर रेट पे जुर्माना भी तो हो गया। पाकिस्तान और भारत की जो टीमें हैं 40% मैच का जुर्माना कर दिया गया आईसीसी के मुताबिक, क्योंकि जो दोनों टीमें मुकर्रर वक्त में दोनों टीमें दो ओवर्स पीछे रही। इसके बाद खिलाड़ियों को 1 ओवर का मैच फीस के 20% जुर्माना हुआ, और जो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हैं और पाकिस्तानी टीम के कप्तान जो बाबर आजम है उन्होंने इस जुर्माने को गलती के साथ तस्लीम भी किया है। और मैं पहले भी तस्करा कर चुका हूँ आपसे, तो बात अब हो रही है कि दोनों टीमों ने कोशिश की कि दूसरी टीम जीत जाए, एक दूसरे को जिता। बहुत फ्रेंडली हो रहे थे, समझ नहीं आ रहे थे ऑन ग्राउंड फ्रेंडशिप। वो असल में एक बात जो है जो मैंने फील की थी वो ये था कि दोनों ही डरी हुई थी टीमें, प्लेयर भी डरे हुए थे। आप देख रहे मैच में 50 नहीं बनी, उन्होंने सोचा यार हमें अपने जब वो हमसे डर रहे थे हम उनसे डर रहे थे, और ये बात दोनों को पता थी। देखिए किसी ने भी नेशनल गेम खेला आप मुझे बता दें, चाहे हमारे बाबर हो उधर के कोहली हो, सब डरे हुए थे यार अपनी जान बचाओ किसी तरह अपनी। तो इस वजह से जो एक मैच तो वैसे सनसनीखेज हुआ, लेकिन जो हम एक तवक्को कर रहे थे कि बड़ी जारहाना बैटिंग नजर आएगी, चौके छक्के नजर आएंगे, वो नहीं हुआ। लेकिन माहौल जबरदस्त था। मैं वहां पे देख रहा था कि पाकिस्तानी गाना चलता तो इंडियंस भी डांस कर रहे होते, इंडियन गाना चलता तो पाकिस्तानी भी डांस कर रहे थे। वो सलीम साहब, वैसे आपने इस तरह के बहुत सारे इंडिया पाकिस्तान के मैचेस कवर किए होंगे, आपने मुख्तलिफ टीम्स को भी देखा होगा, लेकिन हम शायद अब सोशल मीडिया पे हमारी एक्सेस ज्यादा है, हमें बहुत सारी ऐसी वीडियोस और बहुत सारे ऐसे जेस्चर्स देखने को मिलते हैं जो बड़े फ्रेंडली होते हैं। क्या ये हमेशा से कल्चर रहा है टीम्स का, या अब हमें जरा ज्यादा नजर आता है इन यंगस्टर्स के अंदर कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से पहले बहुत मजेदार किस्म की वीडियोस हमें देखने को, या शादियों के बाद इतने फ्रेंडली हो गए हैं सारे? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मिला होता पता है क्या है कि पहले के जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, पहले भी जो प्लेयर्स थे बहुत फ्रेंडली थे और मिलते थे आपस में और हंसी मजाक भी करते थे, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं होता था कोई एक बंदा कैमरा लेके उनके पीछे पीछे भाग रहा होता था कि कोई ऐसा मूवमेंट जो है। और अब तो आपको पता है सोशल मीडिया की दौड़ है, क्योंकि पैसा भी आता है ना, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो। अब आप ये कह रहे हैं कि पीसीबी ने कैमरामैन ज्यादा हायर कर लिए? नहीं, वो मीडिया मैनेजर है, लेकिन काम वो कैमरामैन का ही करते हैं। तो होता ये है कि इस तरह की वीडियोस जो है ना, तो व्यूज ज्यादा आते हैं, व्यूज आते हैं तो पैसा आता है। तो चाहे वो बीसीसीआई हो, पीसीबी, सबकी यही कोशिश होती है। लेकिन इस तरह के मूवमेंट अब कैप्चर हो रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ग्राउंड में जाके
वही शिद्दत नजर आती है प्लेयर्स में, उसी तरह से खेल रहे होते हैं, तब वो दोस्ती आ रही ना, तब अच्छा, हो जाते हैं। हम अगर बॉलिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं, पाकिस्तान ने बॉलिंग तो अच्छी की, इसमें तो कोई शक नहीं है, फील्डिंग में हमने फिर मार खाई, लेकिन दूसरी जानिब इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम नुक्ता है कि कल 152 रन हांगकांग की टीम ने बना लिए चेस करते हुए इंडिया के खिलाफ। तो पाकिस्तान को तो बड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि हम नीदरलैंड से, हमें नहीं भूलना चाहिए कि 10 रन से जीत के भी आए हैं एक मैच। इमरान, बात ये, मुझे ऑस्ट्रेलिया या इंडिया से पाकिस्तान का मैच होना यकीन माने कभी डर नहीं लगता, लेकिन जब नेदरलैंड या हांगकांग से मैच होता है तो मुझे डर लगता है। मैं दुआएं करता हूँ या अल्लाह इज्जत रखे, क्योंकि हमारी टीम का कुछ पता नहीं होता ना, कभी कभी बच्चों के खिलाफ भी ऐसा परफॉर्म करते हैं। अच्छा, जैसे आपने अभी कहा था नेदरलैंड, ये जो टीम है हांगकांग की, ये लगती तो पाकिस्तान की टीम है। ज्यादातर जो प्लेयर्स हैं उसके वो या तो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तानी नजाद हैं, एक आधे इंडियन प्लेयर भी है, एक इंग्लैंड के हैं। मुझे नहीं लगता कोई ओरिजिनल इसमें हांगकांग का कोई है, लेकिन जो इस तरह की टीमें होती है ना, उनके पास खोने को कुछ नहीं होता। अब नहीं, वो ये बड़ी वैसे अच्छा फिल्मी डायलॉग है, उनके पास खोने को कुछ नहीं होता। ये दिलचस्प बात है कि अगर ऐसी टीम जिसके अंदर कोई मकामी प्लेयर्स ही नहीं है, अब अगर कुछ सिंगापुर की टीम बन जाए या हांगकांग की टीम बन जाए, तो ऐसी टीम्स को फिर लाना ही क्यों चाहिए? इसकी बजाय वो टीम्स, पीसीबी को उन टीम्स को ज्यादा इंकरेज नहीं करना चाहिए जिसमें कम से कम प्लेयर्स तो मकामी है ना। क्रिकेट उनका अपना खेल है, बजाय इसके कि आप वो, जिससे इमरान खान साहब ने एक टर्म इस्तेमाल की थी, रेलू कट्टे इकट्ठे करके एक टीम बना लें और फिर उसको आप इंटरनेशनल क्रिकेट खिला लें, तो मेरे ख्याल में मजा नहीं आता ये ऐसे फ्लैग कैरियर्स का। क्या लगता है आपको? नहीं, देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अपना काम अच्छी तरह कर रही है, क्रिकेट को तो फैलाना चाहिए ना। हो सकता है कि जो इस तरह की छोटी टीमें हैं किसी बड़े इवेंट में कोई अच्छा परफॉर्म करें, और जब दूसरे लोग देखें कि यार इन्होंने तो बड़ा मुल्क का नाम हमारे रोशन कर दिया बाहर के, तो वहाँ के जो लोकल हैं वो भी अपने बच्चों को क्रिकेट की तरफ लेकर आए, और आगे जाकर जो लोकल हैं वो भी टीम में आए। तो क्रिकेट को तो बढ़ाना चाहिए, जैसे पहले 10 मुल्कों तक महदूद थी, अब 12 टेस्ट नेशन हुई हैं, तो एक्सटेंड करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह दुनिया भर में क्रिकेट होगी तभी हमारा गेम जो है वो आगे बढ़ेगा। अभी ऐसे फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है, आप देखिएगा फुटबॉल वर्ल्ड कप जब होगा पूरी दुनिया में फुटबॉल की बात होगी। अब क्रिकेट का एशिया कप हो रहा है, कुछ मुल्कों में क्रिकेट के एशिया कप की बात होगी, यूएई में ही आप चले जाएं, यहाँ पर किसी से पूछें क्रिकेट एशिया कप हो रहा है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। फुटबॉल का जब वर्ल्ड कप होगा तो आप किसी से भी पूछ लें, सबको पता होगा कि यार फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है। तो क्रिकेट को भी हमें ऐसा गेम अगर बनाना है तो उसके लिए यही करना पड़ेगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा मुल्कों में फैलाएं और फिर लोकल जो है उनको भी रागिब करें। के ऊपर तज्जिया दे रहे थे और इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से बात कर रहे थे। पाकिस्तान का हांगकांग के साथ मैच है, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं या नहीं पता नहीं। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं, अभी आपको दिखाते हैं अपना सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी, जिसमें हमना खालिद आज हमें लेके जा रही है शतरंज गैलरी जो कि इस्लामाबाद में है, और वहाँ पे फीमेल पेंटर्स ने अपनी जो फन पारे हैं उनकी नुमाइश की है। देखते हैं आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफी। कॉफी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद, और आज आप लोग कह रहे हैं यार अब ये बंदी आज यहाँ कहाँ आ गई है। तो यस, आज मैं एक एग्जीबिशन में जो कि 4 फीमेल आर्टिस्ट हैं, जो कि मेरे पीछे भी लिखा हुआ है अनरिटन जो है उसका टाइटल है, और विमेंस राइट पे है। ये इस तरह का टाइटल बहुत कम ही जो आर्टिस्ट हैं जिसको यूज़ करते हैं या उठाते हैं और काम करते हैं उसमें। तो बेसिकली यहाँ पे पेंटिंग्स हैं, यहाँ पे मिनिएचर्स हैं, यहाँ पे पिक्चर्स हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है जो कि आज मैं जानने जा रही हूँ। मेरे साथ आप लोग आज जो है डिफरेंट आर्टिस्ट से मिलेंगे और उनकी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। तो आइए चलते हैं और पिक्चर्स एंजॉय करते हैं। अस्मा खान हमारे साथ हैं, आइए चलते हैं उनसे पूछते हैं कि कितना आज का इवेंट जो है सक्सेसफुल जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, शुक्रिया। ये हमारे शतरंज गैलरी में आज जो हमारा शो है, ये 4 ख़वातीन आर्टिस्ट का हमने काम दिखाया है, तो इसलिए हमारे लिए हमें बहुत फ़ख्र है। शो पे बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट शो है फॉर विमेन आर्टिस्ट, और चारों का काम जो है वो विमेंस राइट्स के ऊपर है। और अपने खूबसूरत इन्होंने पेंटिंग से इसके थ्रू इन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात दिखाई है कि विमेन के जो हुकूक हैं, और टाइटल भी शो का है अनरिटन के, मतलब काफ़ी से हुकूक उनको मिलते ही नहीं हैं, और कितना ज़रूरी है उनको ये हुकूक देना आजकल के ज़माने में। हमारी जो एंशिएंट माइथोलॉजी है और सूफीज़म में भी औरतों का बहुत रोल रहा है और बहुत उनका दर्जा भी रहा है, लेकिन ओवर द इयर्स वो शैडो हो गया है और
सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है, तो औरतों के रोल को ज़रा कम कर दिया गया, उनके जो सारे वाक़यात थे वो भी पीछे कर दिए गए। तो इन 4 ख़वातीन आर्टिस्ट ने उन बातों को उभारा है। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और भी डिफरेंट पेंटिंग्स देखते हैं, आर्टिस्ट से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि बेसिकली कॉन्सेप्ट के साथ साथ उन्होंने किस चीज़ से इंस्पिरेशन ली। आइए चलते हैं। इतने रश में मैंने बहुत मुश्किलों से एक आर्टिस्ट को जो है ना पकड़ लिया। मैंने अपनी पेंटिंग एक्सप्लेन करें, मुझे भी बताएं, लोगों को भी बताएं बेसिकली इंस्पिरेशन क्या थी, क्योंकि ये वुमेन्स राइट पे था। अस्सलाम वालेकुम हाजरा, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच पहले टाइम देने के लिए, क्योंकि हावत आई थी आपकी बेटी तंग कर रही है, लेकिन मैंने कहा 5 मिनट दे दे। बहुत तंग कर रही है। अच्छा, बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है? वुमेन्स राइट पे है, तो आपकी पेंटिंग लाहौर से रिलेटेड? हाँ, मैं लाहौर में ही रहती हूँ, तो मेरी पेंटिंग ज़्यादातर लाहौर के ऊपर ही होती है। मैं वैसे आर्किटेक्ट हूँ, प्रोफेशनली मैंने आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ है, लेकिन अब मैं पेंट करती हूँ शहर की फ़र्क जगहों को। ज़्यादातर कहा जाता है कि औरतें, अगर आप बाहर पब्लिक स्पेस में देखें तो आपको औरतें मिलती नहीं हैं, लेकिन मेरा मानना है ये कहीं किसी हद तक ये बात सच है, लेकिन अगर आप बहुत दिल से उनको ढूंढ रहे हैं, अगर आपको एक्चुअली शहर की कोई नॉलेज है, तो आपको नज़र आएगा कि औरतें बहुत सी जगहों पर आती हैं और वहाँ पर एक रोल उनका होता है। वो ज़्यादातर अपने बच्चों के साथ आती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सी शहर की जगहों को मायने देती हैं, वहाँ पे कुछ जगहों को ज़िंदा रखती हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो जगह मैंने बनाई है, इसमें नज़र आता है कि पोलियो की जो ख़वातीन है वो टीम बैठी हुई है, वो भी वहीं पे मौजूद होती है जहाँ पे औरतें और बच्चे होते हैं। तो वहाँ पे वो बैठे हुए हैं, साथ औरतें बच्चे मौजूद हैं। यहाँ पे एक किस्म का न्याज बांटा जा रहा है, तो वहाँ पे बहुत से बच्चे और मर्द और ख़वातीन मौजूद हैं। और इस तरह करके आपको बहुत सी जगह शहर में नज़र आएंगी जहाँ पे औरतें मौजूद हैं, और वो उन जगहों को बहुत सा वो शहर को बनाने में एक बराबर का हिस्सा लेती हैं और वो शहर को मानी देती हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि शहर में औरतें नज़र नहीं आती, सारी घरों में बैठी रहती हैं, उनका कोई मतलब शहर के साथ रोल नहीं है, और उनका रोल होना चाहिए, जो सही बात है, होना चाहिए, लेकिन औरतों को कि अपनी तरीके से कुछ जगह हैं शहर में, और उनका अपना तरीका है शहर में मानी डालने का और शहर को बनाने का। तो बस मेरा फोकस उन जगहों पे है, और ज़्यादातर फिर उन जगहों पे आप ढूंढते हैं, मज़ारों पे बहुत सी औरतें मिलती हैं बच्चों के साथ, फिर आपको पार्क्स में मिलेंगी औरतें, बाज़ारों में मिलेंगी। तो ये बड़ी जगह हैं और यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद होते हैं, और ये ज़्यादातर आप टूरिस्ट भी जब कोई आता है, आप इसी जगह पर उनको लेकर जाते हैं, बाज़ारों में लेकर जाते हैं, मज़ारों पे लेकर जाते हैं, पार्क्स में, बिकॉज़ ये जगहें जो हैं वो शहर को उसकी एक आइडेंटिटी देती हैं, और इन जगहों में औरतें और बच्चों का बहुत सा बड़ा रोल है, और मैं उसके ऊपर फोकस करती हूँ ज़्यादातर। बिल्कुल। और लास्ट वन, कौन सा मीडियम आपका फेवरेट है? ये ऑयल पेंट है, मीडियम? मैं हर मीडियम में काम करती हूँ, बट ज़्यादातर मैं पेन एंड इंक और ऑयल्स में करती हूँ काम, बिकॉज़ उसमें मुझे लगता है कि आप शक्लें वगैरह उनके अंदर कैरेक्टर ज़्यादा डाल सकते हैं। तो अब तो आजकल मैं फ़ोकस कर रही हूँ कि मैं उन कहानियों पे भी फ़ोकस करूँ जो कहानियाँ औरतें एक दूसरे को बताती हैं, और उन जो कहानियाँ वो शेयर करती हैं, क्योंकि वो कहानियाँ कभी कभी एक तिलिस्मी किस्म का वो रखती हैं कैरेक्टर, लेकिन उन कहानियों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो इमेजिनेशन डालती हैं एक शहर की एक्सपीरियंस के अंदर, कि जब सारी औरतें साथ में बैठी हैं, वो एक दूसरे से नॉलेज शेयर कर रही हैं। तो ये जगह इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं कि औरतें एक दूसरे को सोशल स्पेसेस में जाके बहुत से मसले मसाइल से दूर रखती हैं, कि ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पे मसले मसाइल के घर के मसलों से दूर एक जगह मिलती है, जहाँ पे आप कुछ और सोच सकते हैं, कुछ शहर की हदूद से बाहर का सोच सकते हैं, कुछ दुनिया के हदूद से बाहर का सोच सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। और भी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हैं जिसके बारे में मैं जानूंगी, पिक्चर्स हैं जो कि ली गई हैं, और उसकी डिटेल भी ढूंढूंगी, क्योंकि लोग बहुत हैं और आर्टिस्ट को ढूंढना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और आप लोगों को भी जान के बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि वुमेन्स राइट पे 4 आर्टिस्ट और उसकी एक्सप्लेनेशन हो रही है। तो आए चलते हैं और देखते हैं बाकी भी पेंटिंग्स। मेरे
साथ हैं जो कि ख़ुद भी आर्टिस्ट हैं, NCA से पढ़ी हुई हैं, लेकिन उनका कौन सा मीडियम है, एग्जीबिशन उनकी भी हो चुकी हुई है या वो इन फ्यूचर प्लान करी हैं, वो इनसे इंस्पायर है, ये सब कुछ मैं उनसे पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं खुद स्कल्पटर हूँ और मैंने NCA से 2019 में ग्रेजुएट किया था। तो राइट आफ्टर ग्रेजुएटेड आई शोड हियर एंड देन आई वर्कड हियर फॉर अ व्हाइल। तो माय फेवरेट मीडियम्स आर क्ले बेसिकली बिकॉज आई एम अ स्कल्पटर and I am planning on showing here again inshallah sometimes in the future, and I really love the shows here. All of them are really beautiful colors, beautiful ideas. तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आर्टिस्ट आते रहते हैं and I really love the work, the vibrant colors and everything. ओके, तो आपको क्या लगता है कि हमारे कल्चर में आर्ट को प्रमोट किया जाता है? क्योंकि अभी ये इवेंट्स होना शुरू हुए हैं लेकिन बहुत कम इस तरफ लोगों का इंटरेस्ट है। मुझे लगता है कि पेरेंट्स अभी भी काफ़ी डरते हैं कि उनके बच्चे आर्ट या इससे रिलेटेड फील्ड में जाएं, क्योंकि उन्हें अभी पता नहीं है ना कि आगे कितना स्कोप है। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दीज शोज उनको ज़्यादा हाईलाइट करना और इस तरह से ना कि बच्चों को भी ज़्यादा, पेरेंट्स भी रिलैक्स होंगे कि इन बच्चों कि भाई अगर बच्चे हमारे आर्ट्स लेते हैं तो दे स्टिल हैव अ फ्यूचर। अब्दाल हैं जो कि NCA से ग्रेजुएटेड हैं, ही इज़ एन ऑल्सो आर्टिस्ट, और वो भी यहाँ पे आए हैं विमेन राइट्स के एग्जीबिशन पे और पेंटिंग्स देख रहे हैं। तो मैंने कहा यार एक आध मुझे भी एक्सप्लेन करते हैं और देखने वालों को भी पता चले कि बेसिकली पेंटिंग्स में मिनिएचर्स भी हैं, ऑयल पेंट है, कौन कौन से मीडियम है, क्या क्या है, ये मुझे भी सीखने को मिलेगा और आप लोगों को भी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच पहले टाइम देने के लिए। Most welcome. So this exhibition is focusing on feminism, and it's a really good opportunity for the female artists to actually exhibit their work, considering our society and how they're living and facing the difficulties. So specifically in these paintings, they've used the way they've used the strokes and the brushes to depict whatever they're feeling in society, and hence portray it onto their artwork, like we're using the strokes and the medium especially in order to show dark colors, and in comparison the way they show their clashes, how they deal with it on a daily basis. Basically you're talking about this. I'm talking about this and that combined, like the Bibi Hajra's work, like the way she's working in feminism. So the point is for the viewer to understand the difficulty that they go through, but showcasing it in a very beautiful manner, the way women of our society are made to feel like. और ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, जहाँ पे आज मुझे जो ये एग्जीबिशन फर्स्ट टाइम अटेंड करके बहुत कुछ सीखने को मिला, जो कि था अनरिटन के नाम से और वुमेंस राइट की बेस पे, जिससे मुझे आइडिया हो कि यार जितने भी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि आर्टिस्ट का फ्यूचर नहीं है, तो वो ज़रूर इस तरह के एग्जीबिशंस में आए, सीखें और ये चीज़ अपने माइंड से निकालें कि आर्टिस्ट का कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि अगर आप आर्ट को प्रमोट करेंगे तो यू विल सी कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या हो रहा है। और नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पाकिस्तानी नौजवान अपनी सलाहियतों में किसी से कम नहीं है और हम आपको मुख्तलिफ एक्सप्रेसो हीरो से मिलवाते रहते हैं। आज हमारे साथ अक्सा मुगीस हैं जिन्होंने अमेज़ॉन में प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम किया है। इनफैक्ट कर रही हैं लातादाद चैलेंजेस के बावजूद अपना एक शानदार करियर बनाना यकीनी तौर पे किसी चैलेंज से कम नहीं होता। हम अगर प्रोग्राम में इस हवाले से बात करें तो ऐसी सलाहियत रखने वाले जो भी लोग हैं वो हमारे दिल के बड़े करीब होते हैं। वैसे भी बेरोज़गारी इतनी बढ़ रही है, सो अमेज़ॉन जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी बड़ी अहमियत है और वक्त के साथ साथ ये अहमियत बढ़ती जा रही है। अक्सा मुगीस ने ये मकाम कैसे हासिल किया और मज़ीद वो क्या बता सकती है अपने देखने वालों को, चूँकि बहुत सारे लोग बर्स के अंदर या ई मार्केटिंग के अंदर अपना नाम बनाना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या मशवरा होगा इनको देकर इनके करियर को, इसी पे हमने बात करी। अक्सा मुगीस हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। अक्सा, वेलकम टू एक्सप्रेसो, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो अपने इस जर्नी के हवाले से बताएं जो अमेज़ॉन तक गया और क्या आपने बाकायदा तौर पर मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर वहाँ काम करी है, ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ? Thank you so much for inviting me, first of all, and a very good morning to all of you. It's a good question. काफ़ी लंबा रहा है पूरा ओवरऑल करियर, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह there have been challenges, but उस तरह का कि जिस तरह बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रगल करके आगे आना पड़ा या बहुत वो अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह की कोई रोड ब्लॉक्स नहीं मिले। तो इस हवाले से आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी वेरी वेरी लकी, अल्हम्दुलिल्लाह।
I started off my career as the content associate digital platform के ऊपर. After I graduated, I did my bachelor's in business studies. तो उसके बाद I have been working in different tech startups, in different tech companies. तो in the marketing role. तो मैंने start content associate से किया, फिर I moved to social media marketing. उसके बाद I moved to content and communication. तो इस वजह से जो मेरी जर्नी है, it's been like I've had an experience of 7 years now, alhamdulillah. तो it's been very eventful. It has been a great learning experience. और बहुत कुछ सीखने को मिला. तो इसके लिए अक्सर कितना टेक फ्रेंडली या टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना कितना इम्पोर्टेंट है? ये जो काम आप कर रही हैं, या कोई भी शख्स अगर ये सोचे कि उसने ये करना है, ई कॉमर्स की तरफ आना है, ई मार्केटिंग की तरफ आना है, इलेक्ट्रॉनिक सेलिंग एंड बाइंग की तरफ आना है, तो वो आ सकता है या नहीं? आपका टेक फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है. आई मीन इट शुड बी अ पैशन बिफोर अ प्रोफेशन. डू यू थिंक? Yeah, I do agree with it, but to some extent, I think आपकी जो learning है, आपको आप ज़्यादा learning oriented होने चाहिए to be in tech, because technology is evolving. आपको रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को या करने को मिल रहा है in technology. तो इस वजह से अगर आप if you're passionate to learn, तो फिर you can be successful in a career in tech, because to be very honest, मैं कोई बहुत ज़्यादा उसका टेक फ्रेंडली नहीं थी. मैंने चीज़ें सीखी हैं विद टाइम, बिकॉज आई लाइक टू वर्क इन टेक्नोलॉजी फर्स्टली, एंड सेकेंडली मुझे सीखने का शौक था कि मुझे चीज़ों का पता हो कि किस तरह चीज़ों को मार्केट करना है. सो दिस वाज द प्रॉपर कॉम्बिनेशन जिसके थ्रू मैंने ये करियर किया था. ठीक हो गया. अच्छा अक्सर, ऑब्वियसली आपका हम आपके जर्नी के हवाले से तो जान रहे हैं, लेकिन हमें ये भी पता चला कि आप कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, फिर आप इस सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ आ गई, एंड देन आप यूएस नेशनल, आप यूएस बॉर्न थी, बट आपने यहाँ वापस आके दोबारा वीज़ा लगवाया, फिर आप गई. मतलब ये थोड़ी टेक्निकलिटी हमें ज़रा समझाएं. अच्छा, सो आई वाज बोर्न इन यूएस. उसके बाद आई वाज अराउंड, मैं 1.5-2 साल की थी इस वक्त. हम लोग वापस आए थे, अब्बू ने पीएचडी वगैरह की थी, तो हम लोग वापस आए थे. और उसके बाद से आई हैव बीन इन पाकिस्तान. मेरी सारी एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, सब चीज़ें पाकिस्तान की ही हैं. मैंने कोई बाहर से कोई एजुकेशन, मास्टर्स, बैचलर्स वगैरह नहीं किया. तो मैं बाकी कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती थी. मुझे हार्ट का कार्डियोलॉजिस्ट बनने का बहुत शौक था, बिकॉज आई यूज्ड टू लुक अप टू माय सिस्टर क्वाइट अ लॉट. लेकिन फिर ए लेवल्स में यही हुआ, व्हेन आई वेंट टू ए लेवल्स, मैंने ओ लेवल साइंसेस में किया था, बट ए लेवल्स में ये हुआ कि जो आपका एड ड्रॉप वीक चल रहा होता है इन द फर्स्ट 2 वीक्स आपके, तो उसमें माय ब्रदर ही वाज लाइक कि तुम बिजनेस स्टडीज रख के देखो, बिकॉज साइंसेस में ना फिर मेरा दिल इतना ज़्यादा रहा नहीं था आफ्टर ओ लेवल्स. तो इसे कि तुम बिजनेस स्टडीज रख के देखो, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, एंड मैंने बिजनेस स्टडीज रखा है, एंड आई रियली एंजॉयड स्टडीइंग दैट. आपका करियर भी बन गया. बिल्कुल. अच्छा, अब हमें जल्दी से बता दें, टाइम तो कम है, आपकी तरह कैसे बने वो लोग जो कि घर से ये काम, कि आप बहुत बड़ी तादाद है, और अमेज़ॉन की तरफ से ट्रांजैक्शंस वगैरह अलाउड तो हुई पाकिस्तान में, ई कॉमर्स के लिए दरवाज़ा खुला तो, लेकिन कुछ लोगों ने इसका मिसयूज़ भी किया, जिसकी वजह से मुश्किलात भी होती हैं जो रियल वर्किंग पीपल हैं. तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? कुछ सजेशंस आप दे पाएँ, बिकॉज आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो, आपका एक्सपोजर भी है, एंड नाउ you know this thing well. बिल्कुल. एक तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि whenever, जब भी आपके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी आती है, तो प्लीज़ उसको अब्यूज़ मत किया करें, बिकॉज हम लोगों को बीइंग पाकिस्तानी वी नीड टू मेंटेन आवर रेपुटेशन. और सेकेंडली ये कि एक दूसरे को हेल्प आउट किया करें इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, और चीज़ों को अडॉप्ट करना या डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दूसरों के लिए पैदा करना. अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट लाइक हेल्प ईच अदर आउट, और जो है ना एंड जिसकी वजह से चीज़ें इस तरह की होती हैं कि लाइक नॉट एवरीबडी इज एबल टू अवेल दोस अपॉर्चुनिटी जो कि कर सकते हैं. ठीक हो गया. अक्सर अमेज़ॉन, ऑब्वियसली आपने खुद भी कहा कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि वो उस तरह से ऑपरेशनल नहीं हुआ. आर यू वर्किंग ऑन समथिंग कि पाकिस्तान के अंदर अमेज़ॉन को लेके दोबारा से कोई चीज़ स्टार्ट की जाए? टू बी ऑनेस्ट, अभी मेरा स्टार्ट है यहाँ पर इन अमेज़ॉन, एंड ऑल्सो मैं पाकिस्तान वाले मुझे कंट्री उस तरह असाइन नहीं हुआ. आई एम वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, बट दे आर नॉट लाइक राइट नाउ अवेलेबल इन पाकिस्तान. तो मुस्तकबिल में कुछ ऐसा हो सकता है. एनीथिंग इन लास्ट 30 सेकेंड्स जो आप अपने जो न्यू कमर्स हैं उनको कुछ कहना चाहें ई मार्केटिंग के हवाले से?
I would just like to say it's just a message to all those people who want to pursue a career in tech. It's whenever you're a student, it's good to be very studious. Yeah, वैसे भी it's general career advice. It's good to be studious, but explore different extracurricular activities. आप सिर्फ पढ़ाई में अच्छा होना is really good, लेकिन आप जब यूनिवर्सिटी लेवल पे एक्स्ट्रा करिकुलर्स में होते हैं तो आप एक्सपोजर बहुत अर्ली स्टेज पे काफी अच्छा बनना शुरू हो जाता है, जो कि आपको करियर में बहुत जल्दी बहुत फायदा होता है उसका. एंड ऑल्सो सेकेंडली आई वुड ऑल्सो वांट टू से कि स्टार्टअप्स में काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग ज्यादा उसको प्रेफर नहीं करते. बिल्कुल, बिकॉज हम लोगों को होता है कि हम निकलते किसी बहुत बड़ी कंपनी में जाएं, बट इन ऑर्डर टू गो इनटू अ वेरी बिग कंपनी फर्स्ट नीड रियली गुड एक्सपोजर, प्रोफेशनल एक्सपोजर. वो आपको स्टार्टअप से बहुत अच्छा मिलता है. ठीक हो गया. थैंक यू वेरी मच अक्सा मुगीस, बहुत शुक्रिया. वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक. यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क. अक्सा मुगीस हमारे साथ मौजूद थी. अमेजॉन में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे काम कर रही हैं. इनका जर्नी बहुत ही ज़बरदस्त रहा और बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए, यंग स्टूडेंट्स के लिए इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि वो इस तरह से बहुत अच्छे ज़्यादा डॉलर्स कमा रही हैं. ये भी आपको बता दें. चलिए जनाब, आप भी कमा सकते हैं, कहने का मतलब ये है. चलिए जनाब, शो का वक्त खत्म हुआ. आपसे कल फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.